जोरदार तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है और 11,400 के लेवल को भी पार कर गए। देखिए, शुरुआती सत्र के बाद एक डिप आया मुनाफा वसूली के तौर पर, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी फिर से इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल रही है। आज एशियाई बाजारों से भी संकेत ठीक थे, उसका भी असर कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव पड़ता हुआ नजर आया। 11,408 का स्तर फिर से हासिल किया है निफ्टी ने, आधे फीसदी के गेंस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस समय कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पे नजर रखें, ये दौड़ लगा गया दिन के उच्चतम स्तर पे और उसी ने ही आज एक ट्रिगर प्रोवाइड कर दिया, मार्केट को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, यहां पर तो तेजी है ही, लेकिन आज सरकारी खेमा भी बहुत एक्टिव है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन लगभग 5 अंकों के आसपास का है। और जो गिरावट है उसमें आज आईटी पाएंगे आप। आज डिफेंसिव मोड पे नहीं है मार्केट। इन्फोसिस, टीसीएस, आईटीसी, यहां पर आज के सत्र में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा जैसे शेयर्स ने भी बाजार पर दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन नेट पॉजिटिव, एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव। और इस समय जो तेजी बन रही है, निफ्टी ने फिर से 11,400 के लेवल को रिकॉन्कर किया है। तो फटाफट से देखते हैं 5 बातें, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अलग अलग जानकार मेरे साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश होगी कि मार्केट्स पे अब और तेजी बढ़ सकती है क्या, उनसे व्यू आपको दिलाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आज के सत्र में जो एक्शन देखने को मिला, देखिए एक डिप आप देख सकते हैं कि दोपहर को एक हल्की सी मुनाफा वसूली थी, लेकिन अच्छी रिकवरी के साथ अब 11,400 के लेवल को पार करते हुए नजर आए। निफ्टी बैंक में तेजी है। आज प्राइवेट बैंकिंग में तो तेजी थी ही पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन से, लेकिन आज सरकारी बैंक्स भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जोरदार तेजी, चाहे वो इंडेक्स का हिस्सा हो या फिर नहीं हो, अच्छी तेजी में आज सरकारी बैंक्स भी बनते हुए नजर आए। अब लगभग 200 अंकों से ज्यादा की तेजी निफ्टी बैंक में हो चुकी है। सरकारी कंपनियां इस समय थीम है मार्केट की, अगर कहीं पर पैसा बन रहा है तो वो है पीएसयू स्टॉक्स, और आज भी कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर जोरदार एक्शन देखने को मिला। साथ ही साथ रियल्टी शेयर्स चढ़ गए। एनबीएफसी यानी कि फाइनेंशियल शेयर्स का दिन है आज, और मैं बार बार सरकारी बैंक्स का नाम ले रहा हूं। क्या कुछ ट्रिगर ये भी बताएंगे आपको कि सरकारी बैंक्स में इतनी ज्यादा तेजी क्यों देखने को मिल रही है। एक स्टॉक जो फोकस में वो है जेट एयरवेज, क्योंकि अब मैनेजमेंट बदलेगा, 1500 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन होगा। कई दिक्कतें जो हैं वो दूर होती हुई नजर आ रही हैं और क्लैरिफिकेशन आया है। कल से अब तक में जोरदार छलांग लगा चुका है, लगभग 20% से ज्यादा के रिटर्न्स यहां पर बने हैं। और आज तो अगर फ्यूचर सेगमेंट देखें तो वहां पर परसेंटेज के हिसाब से जेट एयरवेज के रिटर्न बहुत तगड़े बनते हुए नजर आए। लेकिन इस शो में क्या खास रहने वाला है, आपको बताएंगे कि कल के लिए अहम ट्रिगर्स क्या है मार्केट के लिए, और जो तेजी बनी है इसके बाद अब कौन से ट्रिगर्स हैं जो मार्केट पे इंपैक्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा होंगे खबरों वाले शेयर्स, यानी कि वो शेयर्स जहां पर खबरें अभी मार्केट के दौरान ही आई है और उसका इंपैक्ट स्टॉक प्राइसेस पे देखने को मिल रहा है। माइंडट्री का जो बायबैक है वो फोकस में है। क्या ये टेक ओवर से बचने के लिए माइंडट्री कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आज के सत्र में बोर्ड करेगा, इस पे पैनी नजर है और माइंडट्री का स्टॉक वैसे ही चल पड़ा है। बीटीएसटीटी कॉल्स भी होंगी, अनिल जी की राय होगी निफ्टी और निफ्टी बैंक पे अब क्या करना चाहिए। तेजी तो पकड़ ली, लेकिन क्या ये पोजीशंस अभी कैरी करें या फिर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। और जेट एयरवेज स्ट्रॉन्ग मूव है, लेकिन अब क्या फिर से उड़ाने लौटती हुई नजर आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। दीपक नाइट्रेट एक स्टॉक है जहां पर आज एक्शन तेज है, कारण बताएंगे आपको। और डीएलएफ देखिए, क्यूआईपी तो खुल गया, फ्लोर प्राइस नीचे रह गया, अब तो 200 के लेवल को भी पार कर गया था एक ट्रेडिंग सेशन में डीएलएफ, और ऊपर से जो फाइनल इशू प्राइस आया है वो तो और भी नीचे 183 के आसपास का। लेकिन तेजी क्यों आई ये जानना अहम है, और होगा बैन से बेनिफिट, यानी कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में आ सकते हैं या एक्सपायरी से पहले बैन से बाहर जा सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। कल के इवेंट से शुरुआत करते हैं और मानसी से मेरे साथ ज्वाइन कर रही है न्यूज रूम से। मानसी, बताएं कौन से इवेंट्स हैं जिसको क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। जी बिल्कुल रजत, आज और कल के इवेंट्स में भी कल ही की तरह बोर्ड मीटिंग्स फोकस में रहेंगी। एक तो माइंडट्री की बायबैक पर बोर्ड बैठक है, एलएनटी और माइंडट्री दोनों ही काउंटर्स पर इस बैठक के चलते नजर रखनी होगी। साथ ही इलाहाबाद बैंक की एक बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जहां पर फंड रेजिंग, पूंजी जुटाने को लेकर सोच विचार किया जा सकता है, तो इस खबर के चलते इलाहाबाद बैंक पर नजर रखें। साथ ही पावर फाइनेंस कंपनी की भी पूंजी जुटाने को लेकर कल के दिन बोर्ड बैठक होने जा रही है, तो कल को लेकर एक अहम इवेंट। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है, यूएस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े कल के दिन आते हुए दिखेंगे, तो ये नंबर्स किन लेवल पर आते हैं इस पर नजर रखनी होगी। और अंत में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो ओएफएस है वो नॉन रिटेल निवेशकों के लिए जो आज खुला है, कल रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा, तो इस खबर पर भी एक नजर रखनी होगी। आज और कल को लेकर ये तमाम इवेंट्स जो है जो मार्केट पे असर डालेंगे, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग देखने को मिलेगा। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये मुद्दे हमारे सामने रखने के लिए। लेकिन इस समय सबसे बड़ा पैनल जो है वो जी बिजनेस में मौजूद है। राकेश बंसल जी और कुणाल सरोगी, राजेश पल्लवी हमें बताएंगे कि तकनीकी तौर पर कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर बहुत ही शॉर्ट टर्म में पैसा बनाया जा सकता है, और साथ साथ संदीप जैन जी भी हैं जो फंडामेंटल तौर पर बताएंगे कि कौन से शेयर्स पे आने वाले समय के लिए तेजी बढ़ सकती है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। राकेश जी, आपसे शुरुआत करता हूं। ये तो बाजार ने एकदम से यू टर्न ले लिया सर, और बहुत ही एक छोटे स्पैन में जो गिरावट आई थी वो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस की अब्जॉर्ब हुई है, मार्केट पे अच्छी तेजी बन रही है, तेजी अभी और बढ़ सकती है क्या? बिल्कुल रजत, मेरा सा मानना है तेजी बढ़ सकती है। देखिए, निफ्टी ने काफ़ी बड़ी रैली सीरीज में दिखाई थी और एक्सपायरी से पहले
सुबह भी मैं और कुणाल जी ये डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में एक रैली बनेगी और जिन लोगों ने ऊपर में शॉर्ट करा है निफ्टी बैंक निफ्टी, मार्केट उनको पनिश करेगा और मार्केट ने क्लियरली एक ऊपर की तरफ का रुख बनाया है। और जिस तरीके से रजत रुझान है मार्केट का, मुझे लगता है बढ़त क्लियरली यहाँ पर एक्सटेंड होगी बहुत निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ओके राइट। राजेश जी, अब जो आज तेज़ी पकड़ी है 11,400 के लेवल के ऊपर आ गया, मुद्दा ये है कि एक्सपायरी नज़दीक आती चली जा रही है, तो इसको शॉर्ट कवरिंग माने या फिर अब सीएस बाइंग फिर से इमर्ज हो सकती है। देखिए मंथ तो बहुत बेहतर निकला है मार्च सीरीज, लेकिन ये कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में है एक्सपायरी से ठीक पहले पोजीशंस तेज़ी की कैरी करने के लिए? ठीक है रजत जी, जो लास्ट 2 दिन में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, उसके बाद हमने देखा कि जो बेस फॉर्मेशन हो रहा था उस सेलिंग में वो 11,200 11,300 में पुट राइटर काफ़ी एक्टिव थे और हमने देखा एग्रेसिव पुट राइटिंग दोनों स्ट्राइक प्राइस पे देखने को मिली। लेकिन जब बाजार गिर रहा था तो 11,400 और 11,500 पे भी कॉल राइटर्स भी एक्टिव थे। अब ये 11,400 के ऊपर अब मार्केट आ गया, तो मुझे लगता है जो 11,400 में 2 दिनों में जिन्होंने कॉल राइटिंग करी उनकी शॉर्ट कवरिंग एक्शन जरूर देखने को मिलेगी। और अगर हम 11,400 के ऊपर अगर अब बने रहे तो बिल्कुल यहाँ से 50 से 100 पॉइंट की और तेजी यहाँ से बन सकती है एक्सपायरी के पहले, तो 11,500 का लेवल भी आ सकता है। तो हमें अब देखना होगा कि 11,400 के ऊपर हम कितनी देर टिके रहते हैं। अगर हम बने रहे तो बिल्कुल एक शॉर्ट कवरिंग बनेगी और जो कॉल राइटर थे उन्हें अपनी पोजीशन जरूर अनवाइंड करनी होगी, जो कि इसको 100 पॉइंट का एटलीस्ट यहाँ से अपमूव बिफोर एक्सपायरी हम वापस देख सकते हैं। अच्छा, अगर मौजूदा स्तरों पर सर खरीद लिया जाए निफ्टी को तो एक स्टॉप लॉस बता दीजिए, क्योंकि अभी जो शो देख रहे हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है 100 पॉइंट खाने के चक्कर में कि स्टॉप लॉस बहुत डीप तो नहीं बैठ जाएगा? देखिए स्टॉप लॉस की बात करें तो मुझे लगता है 11,350 एक स्टॉप लॉस है। तो कोई भी अगर हल्की सी भी गिरावट आती है, मुझे लगता है अगर 11,370-80 की रेंज में भी आता है निफ्टी तो बाय करना चाहिए। 11,350 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 11,450 और दूसरा होगा 11,500। 11,450 और उसके बाद 11,500 तक का टारगेट है। 11,350 का एक स्टॉप लॉस लगाना अपनी पोजीशंस पे मत भूलिए। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन आज बाजार खुलने के बाद हुआ है, वो बताने के लिए देवांशी इस समय न्यूज़ रूम में मौजूद है। देवांशी, बताएं कौन से स्टॉक्स और क्या एक्शन देखने को मिला? बिल्कुल, आज सबसे पहले एसीसी का काउंटर फोकस में रहेगा, क्योंकि 1 फरवरी से लेकर 22 मार्च के बीच में एलआईसी ने अपनी जो हिस्सेदारी है वो एसीसी में घटा दी है। जो अब हिस्सेदारी है वो 10% से घटकर 6.78% हो चुकी है। एसबीआई लाइफ का काउंटर भी फोकस में रहेगा। आज कंपनी की बोर्ड की बैठक थी अंतरिम डिविडेंड के लिए और बोर्ड ने 2 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। साथ ही आज एलएनटी का काउंटर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि कल भी कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला था और आज भी ओमान से कंपनी को 2,500 से लेकर 5,000 के बीच एक बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी को मिलता हुआ दिखा है। साथ ही आज कोटक महिंद्रा बैंक का काउंटर भी फोकस में रहेगा। मैं आपको बता दूं 28 मार्च को कंपनी की बोर्ड की बैठक है, जहां पे एनसीडी के जरिए कंपनी यहां पे फंड्स जुटाएगी। साथ में भारत सीड्स का काउंटर भी फोकस में रहेगा, जहां पे कंपनी गुजरात में एक नए प्लांट को लगाने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिली है कंपनी को, जहाँ पे करीब 30 करोड़ के जो निवेश है वो कंपनी कर सकती है। केना कंस्ट्रक्शन कंपनी को 233 करोड़ के बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। और साथ ही आज सन फार्मा का काउंटर नेगेटिवली आज फोकस में रहेगा, क्योंकि 15 मार्च को कंपनी के प्रमोटर्स ने करीब 40 लाख शेयर्स जो हैं वो प्रमोटर्स ने गिरवी रखे हैं। और आखिर में आज ब्लॉक डील्स पर नजर कर लेते हैं। सबसे पहले सन फार्मा 10 लाख के शेयर का सौदा हुआ है 456 रुपीज़ प्रति शेयर पर। साथ ही आज कैस्ट्रॉल इंडिया पर 72 रुपीज़ प्रति शेयर के लेवल्स पर। चलिए, ब्लॉक डील्स तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत हैवी हुई है मार्केट में और बीएचईएल तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पीएसयू स्टॉक्स में तेजी और बीएचईएल अभी भी आज के सत्र में भी 3.5% के आसपास की तेजी। 13 लाख शेयरों का एक बड़ा सौदा 71-85 के लेवल पे होता हुआ नजर आया। शुक्रिया देवांशी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बिगुल बजाते हैं BTSTT का, उसके बाद राजेश जी अपनी कॉल दे रहे हैं जहां पर एक्टिविटी तेज हो सकती है किसी स्टॉक में। तो BTSTT का बिगुल बताएं सर। रजत जी, बाय करने की सलाह रहेगी ब्रिटानिया फ्यूचर पे 3120 का रेट चल रहा है अभी। मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक में जिस तरीके का बाइंग एक्शन देखने को मिला, लास्ट 2 दिन के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला, ओपन इंटरेस्ट में भी काफ़ी अच्छा एडिशन देखने को मिला है। मुझे लगता है यहाँ से ये स्टॉक में 3160 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो 3120 पे बाय करना है। स्टॉप लॉस होगा 3100 और पहला टारगेट होगा 3145 और दूसरा होगा 3160। 3145 उसके बाद 3160, ये फ्यूचर के लेवल हैं जो आप बता रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल फ्यूचर के लेवल है। अच्छा, ये थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था ये स्टॉक, मतलब कि बाजार के कंपैरेटिव रिलेटिवली यहाँ पर कम तेजी पकड़ी हुई थी। ये जो आज का एक दिन का मूव है ये आपको कितना टिकाऊ लगता है? कल भी लोअर लेवल से रिकवर कर रहा था और अब भी। यहाँ पर तो बात ये भी है कि निफ्टी का हिस्सा बन जाएगा तो उसके बाद तो कहीं ना कहीं फंड इन्फ्यूजन की बात भी आ जाएगी सामने। लेकिन आज जो तेजी पकड़ी है
कितना स्ट्रॉन्ग मूव पोजिशनली बन सकता है, बताएं। देखिए पिछले 7-8 दिन से ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। 3090 का जो एक बेस था इसको, वहाँ से उसने आज अच्छा सपोर्ट लिया और स्टॉक ने जिस तरीके की आज बाइंग एक्शन दी है, मुझे लगता है कि बिल्कुल स्टॉक, इवन मुझे तो ये 3160 जो टारगेट मैंने जो डिफाइन किया वो भी बहुत छोटा लगता है। ये स्टॉक में मुझे लगता है कि और बड़ी तेज़ी होगी और इवन ये स्टॉक यहाँ से 3200 तक के भी टारगेट हमें दिखा सकता है। तो बिल्कुल अट्रैक्टिव लग रहा है और जिस तरीके का अभी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है स्टॉक में, और अभी हम देखें तो 31838 तक का हाई भी इसने स्टॉक ने लगा दिया, तो मुझे लगता है अभी और इसमें 30 से 40 रुपए की और अपसाइड हमें इंट्राडे बेसिस पे भी देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ब्रिटानिया रडार पर रखें। यहाँ पर ये कंजर्वेटिव टारगेट है जो आपकी स्क्रीन पे 3145 3160, लेकिन 3200 तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। मूव अभी शुरू हुआ है, आपको स्टॉप लॉस 3100 का स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तेजी दिन के उच्चतम स्तर पर ले आई है ब्रिटानिया को। संदीप जी नमस्कार सर, स्वागत है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज कैसा लग रहा है आपको वैल्यू वाइज? नहीं, बढ़िया लग रहा है और मुझे ये जो लॉजिक टेक्निकली भी आई है और जो फंडामेंटली भी आपने कहा कि जब निफ्टी का पार्ट बनने वाला है तो सर्टेनली देखिए तेज़ी तो बनेगी, क्योंकि पोजीशंस बनेंगी, उसमें बाइंग आएगी और जो इंडेक्सेस है, जो इंडाइसेस और जो फंड्स है, जो कि इंडाइसेस इंडेक्स फंड्स है, वो लोग बाइंग करने आते हैं। और जिस तरीके से एक अंडर परफॉर्म भी किया है, डाउन साइड रिस्क बहुत ज़्यादा लगती नहीं है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे निवेश करना चाहिए और नीचे आए तो और निवेश करना चाहिए। और ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ से 3200 3250 का टारगेट शॉर्ट टर्म में ही दिखा सकता है। दिन के उच्चतम स्तर पे यहाँ तो तेजी और बढ़ती चली जा रही है ब्रिटानिया पे, तो नजर रखें, कुछ ऐसे ही स्टॉक्स और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ब्रिटानिया इस समय दिन के उच्चतम स्तर पे और ये बाय कॉल है एक्सिस सिक्योरिटीज की। अच्छा, एक स्टॉक जो चल रहा है दिन के उच्चतम स्तर पे वो है अरविंद। फ्यूचर देखिए तो 90 के लेवल को पार करता हुआ नजर आया। रिटेल स्टॉक्स में, टेक्सटाइल स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और वन वे ट्रैक पे आज चल पड़ा, लगभग 6.25% के आसपास के रिटर्न्स डिलीवर करे। कुणाल जी कैसा लग रहा है अरविंद? 90 के लेवल पे अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक है या फिर इसको अवॉइड कर दिया जाए? देखिए, जिस तरह का स्ट्रक्चर है रजत, मुझे लगता है कि आज एक बाउंस हमें देखने को मिला है। बाजार का मूड सुधरा है। काफ़ी सारे मिड कैप काउंटर्स ऐसे हैं जिनमें कि निचले स्तरों से बहुत ही अच्छा एक अपसाइड बनता हुआ दिख रहा है और अरविंद उसमें शामिल है। मुझे लगता है कि जो बड़ा लेवल है अरविंद के लिए, जिसके बाद इस बात की परख होगी कि क्या ये जो डाउन ट्रेंड हमने महीनों में देखा है अरविंद में, ये पलट गया है, इसकी पुष्टि होगी जब ये 95 के लेवल को पार करेगा तो 95 तक का एक मूव बन सकता है, जो कि एक ट्रेडिंग मूव हो सकता है। 95 के ऊपर अगर इसने ब्रेकआउट दिया तभी इसको पोजिशनल बेसिस पर बाय करना चाहिए। जिनके पास पोजिशन है 95 के टारगेट से होल्ड करे, स्टॉप लॉस रखे 87 के आसपास। चलिए अरविंद, आप इस पर नजर रखें, यहाँ पर तेजी जो वो और बढ़ सकती है। स्टॉप लॉसेस अपने हिसाब से ट्रेल करते रहें। और ब्रिटानिया जो अभी एक्सिस सिक्योरिटीज की राय है, ब्रिटानिया में खरीदारी करने की सलाह, ये भी दिन के उच्चतम स्तर पे। आप जो अभी थोड़ी देर पहले देवांशी स्टॉक्स बता रहे थे उन पर चर्चा करते हैं और उसमें एक स्टॉक है ACC। राजेश जी, क्या किया जाए? LIC ने कंपनी में लगभग 3% हिस्सेदारी घटाई है। 1 फरवरी से 22 मार्च के दौरान का डेटा बताता है कि LIC ने अपना स्टेक रिड्यूस किया। ACC नहीं चल पाया आज। देखिए ACC में अगर देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। हालांकि जिस तरीके से हम पिछले कुछ दिनों में इसका मोमेंटम देखा है, एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। 1550 से लेके इसका देखें तो 1590 के रेंज बाउंड ट्रेड हमने देखने को मिला ACC में। बट अगर देखें तो इसमें पोजिशनल बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई वीकनेस देखने को मिलेगी स्टॉक में। और यहाँ से 1550 एक अच्छा लेवल है जहाँ पे अगर ये स्टॉक आता है तो बाय करना चाहिए। और ये स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। मुझे लगता है स्टॉक कुछ दिनों में हमें जरूर ये ब्रेकआउट देगा। एक बार अगर ये स्टॉक का ब्रेकआउट मिलता है 1590-95 की रेंज का, अच्छा, तो ये इसका अप ट्रेंड वापस कंटिन्यू करेगा और ये स्टॉक में फिर मुझे लगता है 1640-1650 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव, कोई भी डिप आती तो इसको बाय करना चाहिए। ओके, तो गिरावट में करें खरीदारी। ACC में LIC को जो बेचना था वो तो बेच दिया, निकल गए। आमतौर पर कई बार ऐसा होता भी है रजत की, LIC बेच कर निकलती तो स्टॉक बढ़ भी जाता है। 3% के हाँ, आसपास। तो बढ़िया है। तो जिन्होंने खरीदा है वो समझ के लिया होगा। लेकिन एक और ट्रेड है जो सोच समझ कर आता हुआ दिख रहा है और वो आ रहा है राकेश जी की तरफ से। एक बिगुल बजाया जाए BTST का। बताएं राकेश जी। अनिल जी, खरीदारी की राय है गोदरेज इंडस्ट्रीज पर, जो अभी आपने विश्लेषण करा अनिल जी, बेहतरीन स्टॉक है अनिल जी, बिल्कुल बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। और खास बात क्या अनिल जी, अमूमन इस सेक्टर की जो रैली है उसको लीवर करता है और सेक्टर के विपरीत गोदरेज इंडस्ट्रीज एक पॉजिटिव रुझान दिखा रहा है, काफी अच्छा रुझान है। ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और अनिल जी, मुझे लगता है ये स्टॉक इसी सीरीज में 555 तक इजीली जाएगा और 555 के लेवल तोड़ने की संभावना काफी हाई है। अगर 555 के लेवल्स टूटते हैं तो 570 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इन स्तरों पर स्टॉक को खरीदना चाहिए। 534 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 555
पहला लक्ष्य होगा, और अगर 555 के लेवल टूटते हैं तब 570 575 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट मेरे को पूरा विश्वास है कि 555 के लेवल्स इसी सीरीज में देखने को मिलेंगे गोदरेज इंडस्ट्रीज में। चलिए, तो गोदरेज इंडस्ट्रीज 555 का पहला टारगेट है, उसके ऊपर निकल के टिक गया तो उसके बाद 570 से 575 तक की चाल है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 534 का मेंटेन करके चलना है। गोदरेज इंडस्ट्रीज दिन के उच्चतम स्तर पे स्ट्रॉन्ग मूव। तो यहाँ पर मुद्दा यही है कि जो मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स है, गोदरेज इंडस्ट्रीज, इसके अलावा ब्रिटानिया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छी एक्शन देखने को मिल रहा है। मिड कैप तो नहीं, खैर अब तो कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी ये एफएनओ से जुड़ी कंपनी है, बहुत लोअर लेवल से आज के समय में बात गोदरेज इंडस्ट्री पर आए। नहीं तो आमतौर पर बंसल जी गोदरेज जो देते हैं वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देते हैं और उसको गोदरेज सीपी बोलते हैं। तो मुझे वो नाम याद रहता है हमेशा, गोदरेज नहीं बोलते, गोदरेज बोलते हैं। मेरी चाहिए तो आप बुलवा के देख सकते हैं, बिल्कुल 100% गोदरेज सीपी बोलेंगे। बंसल जी जरा बोल के बताइए। अरे अनिल जी, आप क्या कर रहे हैं? आप तो पूरा हमारा मतलब कि जो इंग्लिश है उसको ही चेंज कर देंगे। बट अनिल जी, वाकई आपने सही बोला, हम लोग राय गोदरेज सीपी पे देते हैं और काफी समय बाद गोदरेज इंडस्ट्रीज पर अनिल जी कॉल आई है। और मुझे लगता है अनिल जी इसका लेना देना कहीं ना जो कल जो आपका शो है होल्डिंग कंपनीज पर, उससे कहीं ना कहीं लेना देना होगा। मार्केट के अनिल जी प्लेयर काफी स्मार्ट हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज भी होल्डिंग कंपनी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज सीपी के अंदर इसके अंदर स्टेक है, और यहाँ पे मुझे लगता है एक बड़ा रनअप देखने को मिलेगा। चलो बढ़िया है, अच्छा है, पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन जैसे कि कल की बात कही तो मैं आपको बता दूं, कल जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं बंसल जी, वो आपके सामने ले आए। जी हाँ, रिसर्च गुरुकुल। अब ये आपका सबका चहेता शो हो गया है, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है और इसमें हम आसान भाषा में आपको रिसर्च बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल क्या करने वाले हैं उसकी एक झलक देख लीजिए आप। वरिंदर, ढेर सारी कंपनियां अपनी वैल्यू से 70-80-90% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है और इन्हें देखते मेरे मुंह में पानी आ जाता है। मेरे में भी आया था सर। तो आप सब खरीद लेते हो फिर? नहीं सर, हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती है, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। तो ये जो सस्ती कंपनियां हैं जिन्हें हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी, इन्हें खरीदने के तरीके क्या हैं? हम समझाएंगे ना साथ में इस बार। तो इस बार का एपिसोड होल्डिंग कंपनियों पर रिसर्च गुरुकुल में। तो रिसर्च गुरुकुल में कल हम होल्डिंग कंपनियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि अगर होल्डिंग कंपनियां 80-90% नीचे ट्रेड करती है, 60%, 70% नीचे ट्रेड करती है अपने सही दाम पे, तो ऐसा क्यों, और कौन सी होल्डिंग कंपनी आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं। रजत, ये आधा घंटे का शो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि होल्डिंग कंपनियों में देखना क्या है, और आप खुद बता पाएंगे कि किस होल्डिंग कंपनी को खरीदना है, किसको नहीं खरीदना है। फिर कोई भी कंपनी आपके सामने आ जाए। पहले तो जो हम नाम कल के सत्र में जो दिखाएंगे यहाँ पर स्क्रीन पे, कई दर्शकों तो ये भी नहीं पता होगा कि ये पूरी होल्डिंग कंपनी है कौन सी। यहाँ पर इतने सारी, इतना डाइवर्सिफाइड प्ले है, बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स हैं, और उनका एक ऐसी होल्डिंग कंपनी होती है जो एक्चुअली उस शेयर को, उस कंपनी को होल्ड करते हैं, वहाँ पर उसका स्टेक होता है। और बहुत जबरदस्त रिसर्च है ये वाली। अभी अगर मेरे बोलने थे तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो एकदम से होल्डिंग कंपनी नहीं, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ वो ये कि आमतौर पर सबको ये लगता है कि बैलेंस शीट पढ़ना हमारा काम नहीं है, रेशियो हमें समझ में नहीं आते, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने जिस तरीके से होल्डिंग कंपनियों को समझाया है बहुत आसान है। ये सब चीज़ें आपको कुछ नहीं करनी। होल्डिंग कंपनियों को समझने का बहुत आसान तरीका कल हम आपको बताने वाले हैं। खाली 3 चीज़ें क्या देखनी है, वो 3 चीज़ें आपके समझ में आ गई, आपको खुद पता चल जाएगा कि कोई भी बोले आपको ये होल्डिंग कंपनी लेनी है तो आपको समझ में आएगा लेनी है नहीं लेनी, या बेचनी है तो आपको समझ में आएगा बेचनी नहीं बेचनी। इतना आसान कर देंगे हम। और वो जो बात हो रही थी अभी इस प्रोमो में बताया गया है कि 70% तो डिस्काउंट पे मिलती हैं, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। हाँ, तो देखिए, होता तो है कि 70% डिस्काउंट पे कोई शेयर मिल रहा है, लेकिन सभी शेयर्स को नहीं खरीदना है। कुछ ऐसी चीजें हैं, बारीकियां हैं, होल्डिंग कंपनी को सेलेक्ट कैसे करना है वो बताया जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल। तो कल के लिए मिस मत करिएगा। चलिए, तो ये होल्डिंग कंपनियों के ऊपर स्पेशल एपिसोड कल सुबह आप देख पाएंगे जी बिजनेस पे, लेकिन अच्छा एक्शन इसमें मार्केट पे देखने को मिल रहा है और दिन के उच्चतम स्तर पे बाजार पहुंच चुके हैं। एक स्टॉक जो अभी भी रडार पर आया है वो है एनसीसी। एक बार कुणाल जी आप स्ट्रक्चर देख के बताएं सर। 111-112 के जोन्स पे तो पहुंच चुका है, लेकिन ये तेजी टिकाऊ लगती है दिन के उच्चतम स्तर पे एनसीसी पे? देखिए रजत, अगर आप याद करें ये काउंटर मैंने और राकेश जी ने चार्ट कॉर्नर में रेकमेंड किया था, उसके बाद इसमें बड़ी तेजी बनी थी और मुझे लगता है कि अभी भी इसमें तेजी कायम रहेगी। जिस तरह का स्ट्रक्चर है, बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर पिछले दिनों में बना है, धीमी गति से अब चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर 122-123 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। तो एनसीसी बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है। मौजूदा स्तरों पर भी जिन्होंने खरीदा हुआ है होल्ड करें। 107 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 116 का होगा होल्ड करने के राय।
चलिए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन है उसमें एक है KNR कंस्ट्रक्शन। हालांकि निचले स्तरों से कल की गिरावट के बाद रिकवर हो गया क्योंकि 233 करोड़ का ऑर्डर जो कंपनी के हाथ लग गया, दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा है ये स्टॉक। राकेश जी बताएं 233 के लेवल, 263 के लेवल पे क्या करना चाहिए? देखिए रजत, डेफिनेटली खरीदना चाहिए। रुझान, टेक्निकल रुझान काफ़ी अच्छा है। 250 252 एक अच्छा बेस है। 252 का रजत एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टेक्निकली रजत स्टॉक 283 284 के लेवल्स शॉर्ट टर्म मतलब 4 से 7 दिन में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। साथ ही साथ एक खबर जो आज रूल कर रही है LNT को, उसमें LNT हाइड्रोकार्बन को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और जो रेंज बताई गई है वो 2500 से 5000 करोड़ के बीच में ऑर्डर का साइज बताया गया है। तेजी नहीं रही है स्टॉक में आज, लेकिन राजेश जी अभी जो पहले मैं आपसे बात कर रहा था, आपने बोला था ACC भी खरीदने लायक है, आज नहीं चला तो कोई बात नहीं, LNT भी कैसी कैटेगरी में डालें, निचले स्तरों पर खरीद सकते हैं स्टॉक को? जी हाँ, अगर देखें तो जिस तरीके का पूरी सीरीज़ में हमने इसका परफॉर्मेंस देखा, स्टॉक एक रेंज बाउंड ट्रेड में ही रहा है। तो हालांकि स्टॉक ने अभी भी इसके नियर टर्म चार्ट पे जो ब्रेकआउट लेवल था उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 1350 के ऊपर बना हुआ है, मुझे लगता है कि इसको बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना चाहिए। जब तक ये 1350 का लेवल नहीं तोड़ता है, ये लेवल पे भी, करंट लेवल पे भी मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। 1350 स्टॉप लॉस होगा। ये नेक्स्ट सीरीज़ में ज़रूर इसको रोल ओवर किया जा सकता है। जिस तरीके का इसका एक्यूमुलेशन देखने को मिला पूरी सीरीज़ में, मुझे लगता है ये स्टॉक नेक्स्ट सीरीज़ में ज़रूर परफॉर्म करेगा। 1430 1440 तक के जो टारगेट है वो इसमें देखते मिलेंगे हमें। तो 1350 स्टॉप लॉस रखें और इसे बाय करें। लेकिन माइंट्री सुबह से रडार पर है। देखिए आज गिरावट नहीं थी इस स्टॉक में, ये तो कहीं ना कहीं राहत की बात है और 950 के लेवल के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। इनफैक्ट अब तो दिन के उच्चतम स्तर के करीब कामकाज हो रहा है। लेकिन शेयर बायबैक ये एक मुद्दा है जिसके ऊपर बोर्ड बैठक कर रहा है आज। कोई बड़ी खबर आ सकती है क्योंकि LNT के टेक ओवर से बचने के लिए बायबैक लाना माइंट्री के लिए तो ज़रूरी हो गया है। देखते हैं अनाउंसमेंट आती है कि नहीं, लेकिन क्या इस बोर्ड बैठक में इंपॉर्टेंट आउटकम्स आ सकते हैं, ये रिसर्च लेकर आए हैं संदीप, इस समय न्यूज़ रूम से ज्वाइन कर रहे हैं। संदीप, एक तो ये बताएं कि कितना ज़रूरी है माइंट्री के लिए ये बायबैक ऑफर लाना और क्या ये वाकई बायबैक के ऊपर आज कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है? देखिए, दो मेन मुद्दे हैं जिस वजह से ये बायबैक की बातचीत हो रही है। पहली बात तो जो LNT का ऑफर आया था उसमें मैनेजमेंट का कंट्रोल जा रहा था। जो मौजूदा प्रमोटर्स हैं जो कि 13-13.25% होल्ड करते हैं, उनका कंपनी के ऊपर जो होल्ड है, जो मैनेजमेंट के ऊपर होल्ड है, वो कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखेगा। हालांकि नायक साहब उसके ऊपर क्लैरिफाई कर चुके हैं कि जो चेयरमैन है मौजूदा K नटराजन, उनका पद कंपनी में बरकरार रहेगा। ये इंडिपेंडेंट एंटिटी बनी रहेगी और इसका अगले 2-3 साल तक तो किसी भी LNT ग्रुप कंपनी के साथ कोई भी मर्जर की उनका कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन दूसरा जो मेन मुद्दा है वो है भाव का। LNT ने ये साफ किया है कि 980 रुपये जिस भाव पे उन्होंने VG सिद्धार्थ से स्टेक खरीदा था, उसी भाव पर ही वो ओपन ऑफर लाएंगे और उस प्राइस को ऊपर बढ़ाने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन कंपनी के जो फाउंडर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, वो इस प्राइस पे खुश नहीं हैं और इनफैक्ट उन्होंने बोर्ड को और उसके साथ साथ कुछ जो संस्थागत निवेशक हैं उनको भी सहमत कर लिया है कि ये प्राइस अच्छा नहीं है और इसके ऊपर का प्राइस अगर LNT ऑफर करेगा तो ही उसे अच्छा माना जाएगा, तभी वो शेयर टेंडर करते हुए दिखेंगे। अब इसको काउंटर करने के लिए कोशिश क्या है कि बायबैक लाया जाए, जिसकी वजह से जो शेयर धारक LNT के ओपन ऑफर में टेंडर करने वाले थे शेयर, अब वो बायबैक में टेंडर करते हुए दिखें। लेकिन ये इसी स्थिति में होता हुआ दिखेगा रजत, जब बायबैक का जो प्राइस है वो अट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो, कहीं ना कहीं जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ल्यूर करता हुआ दिखे, तभी ये हो सकता है कि माइंट्री के जो बायबैक की जो घोषणा होगी उसमें जो शेयर धारक है वो टेंडर करते हुए दिखें। हमारा अनुमान है कि 1000 करोड़ रुपए ये बायबैक का साइज है जो कि कंपनी अनाउंसमेंट कर सकती है और इसके लिए अच्छा खासा प्रीमियम भी उनको देना पड़ेगा ताकि शेयर धारक इसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखें। एक अनुमान के मुताबिक 1200 रुपए ये एक दाम है, अगर वो आता है तो मौजूदा भाव से करीब 25 से 27% ये वो प्रीमियम है जो शायद बायबैक का जब फैसला आएगा उसमें कंपनी अनाउंसमेंट कर सकती है शेयर धारकों को लुभाने के लिए। तो उस लिहाज से अगर 1000 करोड़ रुपए का बायबैक है, 1200 की प्राइसिंग है, तो करीब 83 लाख शेयरों के आसपास का बायबैक होगा जो कि करीब 5% के आसपास की इक्विटी बनेगी। तो प्राइसिंग और उसके साथ साथ कितनी इक्विटी के लिए बायबैक आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम अनुमान कर रहे हैं कि 5% इक्विटी होगी और 1200 रुपए जो कि मौजूदा भाव से 25 से 27% प्रीमियम पे है, ये वो भाव है जिसके ऊपर माइंट्री आज बायबैक की घोषणा कर सकती है। 1200 रुपए तक के भाव की अटकलें लग रही हैं और ये तो जरूरी नहीं, लाना तो ऊपर ही पड़ेगा। नीचे के भाव में अगर लाएंगे तो फिर LNT से मुकाबला कैसे करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इसमें एक चीज़ और समझने वाली है रजत, वो ये कि आप अपनी कंपनी का भाव क्या लगाते हैं उस हिसाब से LNT भी लगाएगा ना। अगर LNT जोर जबरदस्ती खरीदना चाहता है इस कंपनी को, माइंट्री का मैनेजमेंट तैयार नहीं है बेचने को, ठीक है, और LNT कहता है कि हमारा प्यार है, तो फिर माइंट्री को डिसाइड करना है कि इसका भाव क्या होना चाहिए। नहीं, अगर और ये बायबैक से पता चलेगा।
1100 रुपए के आसपास आ गया तो उसको तो फिर काउंटर ऑफर कर सकता है एलएनटी, तो थोड़ा और नहीं नहीं, काउंटर ऑफर तो किसी को भी कर सकता है। 1200 वो तो काउंटर ऑफर तो सेकेंडरी है, वो तो वो राइट हमेशा उनके पास है। और स्पेशली जब आप गठबंधन नहीं कर रहे हैं, ये मामला जोर जबरदस्ती का है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर माइंट्री जिस प्राइस का बायबैक लाता तो वो सिंपल क्या बोलेंगे, भाई इतने में तो हम खुद बायबैक कर रहे हैं, हम खुद अपनी कंपनी की वैल्यू ये समझते हैं, तो आप इससे कम में क्या कर रहे हो। करेक्ट। तो इसलिए बायबैक की प्राइस एक बेंचमार्क प्राइस हो सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। चलो, तो एक बार संदीप जी आप भी बताएं माइंट्री को लेकर सर, क्योंकि निवेशक ये जानना चाहते हैं कि अब शेयर में करें क्या, अगर बायबैक का प्राइस ऊपर आ गया, 1100-1200 के भाव पे भी आ गया, तो क्या होल्ड करें, अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। ये टसल बहुत ज़्यादा हो गया है माइंट्री मैनेजमेंट के बीच में और साथ साथ एलएनटी के बीच में। क्या बात है अनिल जी, आपने एकदम जो बिजनेसमैन वाली आउटलुक और जो शायद उनके शूज़ में रह के जो सोचने वाली बात है वही कही है। और इनफैक्ट मेरा भी यही सोच है कि ये बायबैक की प्राइस अट्रैक्टिव रखेंगे ये, क्योंकि इनको बताना होगा कि देखिए हमारे को इस भाव पे भी ये कंपनी अच्छी लगती है, तो आप ये 980 के भाव तो बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं जो भी हो, इसमें माइंट्री के रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा होने वाला है। कुल मिला के इस स्टॉक में बाइंग करें इन लेवल्स पे भी, मैंने पहले भी स्टॉक पे बाइंग की रिकमेंडेशन दी है। मुझे फंडामेंटली अच्छा लगता है, न्यूज़ वाइज अब बहुत ही हॉट हो चुका है और ये बैटल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो मुझे लगता है कि फ़ायदा तो कुल मिला के इन्वेस्टर्स को होने वाला है, और बिल्कुल बने रहें इसमें, और यहाँ पे बाइंग भी करें, और बायबैक आए तो बायबैक के लिए टेंडर भी करें, और वो कम से कम 20 से 25% के प्रीमियम पे होना चाहिए, जो कि पास्ट में भी अगर आप IT कंपनीज को देखते हैं तो उन्होंने कोई ने भी 10 से 15% के नीचे के प्रीमियम पे बायबैक की प्राइस ऑफर नहीं की है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी जब इस तरीके का बैटल चल रहा है तो और अट्रैक्टिव प्राइस ही देने की कोशिश करेगी, सो दैट लियर करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे बिल्कुल बाय है ये स्टॉक। चलिए, आज जैसी अनाउंसमेंट होगी वैसे ही आप जी बिजनेस पे देख पाएंगे। कल आपको जेट एयरवेज की खबर बताई थी और आज माइंट्री के ऊपर एक बड़ी खबर आने वाली है, स्टॉक में रडार पर रखें। लेकिन एक स्टॉक चल गया HCC, क्योंकि खबर यहाँ पर आपकी स्क्रीन के बॉटम पे चल रही है कि 1750 करोड़ के जो आर्बिट्रेशन क्लेम थे वो ये निवेशकों को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है बोर्ड ने। इस खबर के चलते यहाँ पर निचले स्रोत से एक अच्छी खरीदारी है, और जो निवेशकों को ट्रांसफर करने है, ब्लैक रॉक लेड कंसोर्शियम जो है उसको ये रकम ट्रांसफर करने की मंजूरी दी गई है 1790 करोड़ की। तो इसका मैं जरा बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि जी बिजनेस में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जो स्वाति खंडेलवाल है उन्होंने इस पर एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी। स्टोरी क्या है मैं बता दूं, 3250 करोड़ ये आने हैं NHI से HCC को, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को। 3000 करोड़ से थोड़ा ऊपर मान लो, एग्जैक्टली 3250 क्या है मुझे पता नहीं, 3000 करोड़ प्लस मान लो, ठीक है। वो पैसे आएंगे, ये कंफर्म हो चुका है। अब वो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन वो जब आएंगे उससे पहले आज इनके लिए मुश्किल ये है कि इनके पास डेट है भारी भरकम, और वो कम करना है। तो ब्लैक रॉक एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो पैसे उधार भी देती, इक्विटी भी लगाती। तो ये इन्होंने इनको अप्रोच किया ब्लैक रॉक को, और ब्लैक रॉक को बोला कि ये जो पैसे 3000 करोड़ प्लस के आएंगे इसके सामने आप हमें उधार दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 1750 करोड़ आपको इसके सामने उधार दे देंगे, ताकि आपका काम हो जाएगा, और आपके पास जब तक पैसे नहीं आए तब तक आपकी ब्याज की कॉस्ट बचेगी, कम हो जाएगी। तो उसके सामने तो ये डील है इनकी। तो ये जो आज जो अप्रूवल आई है वो बोर्ड की तरफ से अप्रूवल आई कि आप जो पैसा आने वाला है आर्बिट्रेशन अवार्ड का, वो पैसा जब तक ना आए तब तक आप निवेशकों के साथ ये क्लेम कर सकते हैं। और जब पैसा आ जाएगा तब पहले जैसे ही सरकार से पैसा आएगा पहले इनको चले जाएगा 1750 करोड़, जो बचा हुआ पैसा वो कंपनी में रह जाएगा। और उसके चलते अब स्टॉक दौड़ लगा रहा है, 6% के आसपास की तेजी हो गई। 15 मार्च, आज के तारीख है 26, 15 मार्च को हमने ये एक्सक्लूसिव खबर की थी, और इम्पैक्ट आ गया। जी बिजनेस की खबर का एक बड़ा इम्पैक्ट है, आगे 15-25 के लेवल पे पहुंच गया, 6% ऊपर है। तो कुणाल जी एक बार देख के बताएं चार्ट्स, यहाँ से तेजी और कितनी बढ़ सकती है? देखिए जिस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पर रजत, मुझे लगता है कि आज एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है। इस काउंटर ने 15 की अड़चन को पार कर लिया है, और अब मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिखेंगे। और अगर आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो आप देखते हैं कि बहुत लंबा एक कंसोलिडेशन हुआ। जब ये स्टॉक 10 रुपए से 14 रुपए के रीजन में इसने लगभग 6-8 महीने बिताए, और उसके बाद अब ये ब्रेकआउट आ रहा है। तो मुझे लगता है एक बड़ा टर्न अराउंड स्टॉक में होता हुआ दिख रहा है। पहला जो रेजिस्टेंस है 1625 पे नजर आता है, और 1625 पार हो तो मुझे लगता है 18 के लेवल्स भी आपको HCC में आते हुए दिखेंगे। तो 1625 18 के टारगेट्स हैं मौजूदा स्तरों पर, जिनके पास पोजीशन है होल्ड करना चाहिए।
चलिए, तो दिन के उच्चतम स्तर पे और ये तेजी अभी और बढ़ गई, 6.5% ऊपर आ गया, इसको अपने रडार पर रखें। लेकिन मार्केट्स भी तेज हो गया और दिन के उच्चतम स्तर पे 11,427 का लेवल इस समय निफ्टी पे देखने को मिल रहा है और ये डे हाई है। स्ट्रॉन्ग रिकवरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खुले ही ऊपर थे, उसके बाद एक डिप था और अब दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया और ठीक एक्सपायरी से कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ये मूव जो है पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया। अभी कुछ ही देर में आपके सामने निफ्टी और निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी भी होगी, जहाँ पर ये पता करेंगे अनिल जी से कि ये तेजी कितनी टिकाऊ है, क्योंकि अब 73 पॉइंट्स के स्ट्रॉन्ग गेन्स निफ्टी पे देखने को मिल रहे हैं और निफ्टी बैंक पहुंच गया करीब 300 अंक ऊपर। 1% के स्ट्रॉन्ग मूव है, 29,600 के लेवल के आसपास आके ट्रेड करना शुरू कर दिया है। 565 टू बी प्रिसाइज। एक्शन स्ट्रॉन्ग है, वैसे आज बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बस एक मिनट दीजिए, एक सवाल आप ले लीजिए, तब तक मैं तैयार हो जाऊंगा। ऑलमोस्ट रेडी है। लास्ट डेटा बैंक निफ्टी का मैं और गिन रहा हूँ बस। चलिए, तो निफ्टी पे जो सबसे ज्यादा तेज हो रहा है फटाफट से वही देख लेते हैं, वो है वेदांता। यहाँ पर दिन के उच्चतम स्तर पे है, एक बार वेदांता दिखाएं। ये दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंचा, 3% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और स्टॉक है ग्रासिम, जिसमें एक्शन जो है वो और तेज़ होता हुआ नजर आया है और ये भी दिन के उच्चतम स्तर के करीब ही पहुँचता हुआ नजर आया है। तो ये दो स्टॉक्स एक्शन में, इसमें से कुणाल जी ग्रासिम या फिर वेदांता, यहाँ पर देखिए तेज़ी बढ़ सकती है क्या? देखिए, स्ट्रक्चर ग्रासिम का अच्छा है रजत। मुझे लगता है कि आज एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है। 833 रुपए का भाव हुआ है और मुझे लगता है कि ग्रासिम का जिस तरह का स्ट्रक्चर है, 820 के ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पर एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है, जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। और इसके बन जाने के बाद मुझे लगता है 880 रुपए तक के लेवल्स भी आपको ग्रासिम में देखने को मिल सकते हैं। तो इन दोनों में अगर चुनाव करना हो तो ग्रासिम का चार्ट अच्छा है। मौजूदा स्तरों पर बाय करें। 820 का जो सपोर्ट है वहीं स्टॉप लॉस रखें और पहला टारगेट 860 रुपए का। और एक और स्टॉक है बजाज फाइनेंस, जहां पर एक्शन तेज है और दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है बजाज फाइनेंस। स्ट्रॉन्ग मूव इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सीधे चलते हैं और देखते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी कि आप मार्केट्स को कैसे प्ले कर सकते हैं। 11,433 के लेवल पे है निफ्टी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संकेत, क्योंकि कल रिकवरी देखने को मिली थी अमेरिकन मार्केट्स पे और एशियन मार्केट जब आज खुले तो वहीं से एक क्वेश्चन मिल गया था और भारतीय बाजारों ने उसी के बाद रफ्तार पकड़ी है। डाउ फ्यूचर्स अभी भी ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव टेरिटरी में कामकाज कर रहे हैं। एशियन मार्केट्स में निकेल लगभग 2% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ। बाकी कोई मार्केट ऐसा नहीं दिखाई दिया जहाँ पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मूव बनता हुआ नजर आया। हैंगसेंग जो है वो 1/4% के आसपास की ही बढ़त के साथ बंद हुआ है और शंघाई में हल्की गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आया। लेकिन यूरोपियन मार्केट्स भी दिखा दीजिए, उसके बाद दिखाइए क्रूड और साथ साथ रुपया। यूरोपियन मार्केट्स में मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। क्रूड बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ रुपए की रिकवरी भी इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूड इस समय 59 नाइमेक्स का लेवल और ब्रेंट $67 के ऊपर कामकाज कर रहा है। आधे फीसदी का उछाल अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड पे देखने को मिल रहा है और रुपया 69 के नीचे ही है। तो ये क्वेश्चन है 68.85 टू बी प्रिसाइज, इस समय रुपए का डॉलर के मुकाबले स्तर देखने को मिल रहा है। तो बताएं सर, ये तेजी अभी प्ले कर लें या फिर किसी डिप का इंतजार? एक मिनट, डाउ फ्यूचर्स कितना था? डाउ फ्यूचर में बहुत बड़ी तेजी नहीं थी। अभी शुरुआत है वो 0.1% के आसपास की, 0.2% मान लीजिए 44 पॉइंट में। तो पॉइंट में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। डाउ फ्यूचर्स में नैस्डैक बिल्कुल फ्लैट। काम वो करने का जिसमें दिमाग न लगाना पड़े, 45 आसान हो जाएगा। 45 पॉइंट समझ में आता है। 45 पॉइंट समझ में आ गया। रुपया 8 पैसा मजबूत है, बराबर है। ये दो चीजें समझ। अभी आप रुपया भी पॉइंट में बताओ, 0.11 तो बहुत 69 के ऊपर ना निकल जाए बस किसी भी। जब 69 के लेवल नीचे है तो फर्स्ट क्लास से कोई टेंशन नहीं, आप बिल्कुल चिंता न करें। क्या खराब है आज बताइए? कुछ भी खराब बस नहीं। तो बस जब कुछ भी खराब नहीं है। 2 दिन की गिरावट थी जहां पर ऐसा लग रहा था कि बस अब टूटे ही टूटे। निफ्टी बैंक कंपैरेटिवली ऐसा लग रहा था उससे ज्यादा टूटेगा, लेकिन बिल्कुल निचले स्तरों से पलट गया मार्केट। तो सौदे कुछ अनवाइंड हुए या फिर तो आज तो पूरी आज 2 बार ऑलरेडी खरीदारी की राय आ चुकी है। सुबह 9:08 पे हमने बोला था निफ्टी और बैंक निफ्टी जहां खुल रहा है वहीं खरीद लीजिए। और निफ्टी का दूसरा टारगेट जो था वो 11,425 का था, वो भी हासिल हो चुका है। बैंक निफ्टी जो उस समय खुलते ही खरीदने की राय दी थी, तब आपका टारगेट था 25,375 का। उसके बाद एक कॉल और बैंक निफ्टी पे दिया गया था 25,375 के बाद। वो कॉल था 29,475 और 29,575। तो 29,575 का भी आपका टारगेट आज के बैंक निफ्टी के दूसरे वाले टारगेट भी हासिल हो चुके हैं। अब आइए, अब पहले क्या चाहिए आपको, निफ्टी या बैंक निफ्टी? सर मैं तो निफ्टी बैंक ही बोलूंगा, क्योंकि सीरीज में जो आउट निफ्टी बैंक, अगर आप अभी ये बोलते कि निफ्टी, तब भी मैं आपको ये बोलता कि नहीं निफ्टी बैंक में पहले बताऊंगा। पर मैं आपका प्रोमो बाद में दिखाऊंगा जो सुबह बोला था। वो छोड़ो, अभी लेवल बता दीजिए, क्योंकि नहीं प्रोमो छोड़ो, प्रोमो छोड़ो, बैंक निफ्टी पे फोकस करिए। 29,600। पॉइंट नंबर 1, बैंक निफ्टी यहाँ से भी तेज दौड़ लगाने को तैयार है। अच्छा, सिर्फ एक काम और करिए कि 5 मिनट इसको 29,600 के ऊपर टिकने दीजिए। 5 मिनट। अब एक चीज देखिए,
हो क्या रहा है, जो गिरावट से हम ऊपर आए ना, हर एक 100 पॉइंट पर कंसोलिडेशन कर रहा है, वक्त बिता रहा है और वहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, करेक्ट। तो इसलिए 29,375 सुबह का पहला टारगेट जहाँ पे खरीदारी की राय दी थी, 29,475, 29,575 दोनों टारगेट हो गए। अब 29,600 जैसे ही पार करेगा 100 पॉइंट आपको और मिल जाएंगे। तो 29,600 के ऊपर थोड़ी सी देर ये टिकता है तो अब इसका टारगेट 29,750 का बनता है, लेकिन टिकना चाहिए आखिरी डेट, क्योंकि 300 पॉइंट ऊपर आप बैंक निफ्टी देख रहे हैं इसलिए। और वो क्यों है वो मैं बता दूं। 29,400 के कॉल ऑप्शन में है 4 लाख शेयर और 29,500 के कॉल ऑप्शन में है 7 लाख शेयर। तो 29,500 जैसे 29,600 आप पार कर रहे हैं, 29,500 पर जिन्होंने कॉल राइटिंग की मंदी की पोजीशन बनाई हुई है, ये लोग भी अब टेंशन में हैं। इन्हें लग रहा है कि वापस ये 29,800 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ रहा है। मुझे सरप्राइज़ हो रहा है, आज मेरे 3 बार बैंक निफ्टी पे बाय कॉल देने के बावजूद कुणाल जी ने बिल्कुल भी नज़र तक नहीं डाली बैंक निफ्टी पे। सारे के सारे स्टॉक्स में टारगेट हिट करवा रहे हैं, वो सारे स्टॉक्स में लगे हुए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे लगता है 29,600 के ऊपर अब टिकने पर फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। अदरवाइज आज के दिन के सारे टारगेट चूंकि हासिल हो चुके हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें, वापस 29,500 के आसपास मिले खरीदारी कीजिए। तो अब आपका फ्रेश ट्रेड बैंक निफ्टी पे क्या है वो नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1, 29,500 पे बैंक निफ्टी आपको खरीदना है। अच्छा, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे आप? स्टॉप लॉस लगा लीजिए, दिन का निचला से तो ना बहुत दूर है, वो नहीं। वैसे तो स्टॉप लॉस 29,375 होता है, वो बहुत दूर हो जाएगा। 29,450 का लगा लीजिए, 50 पॉइंट का। 29,500 पे लेना है और टारगेट आपका 29,600 और 29,750, 2 बड़े टारगेट दे रहा हूँ। 29,600 तो हो गया, 29,700 नहीं 29,500 पे लेंगे ना आप। तो ये 29,500 की एंट्री। दूसरा तरीका ये है, दूसरे वाला बताया, दूसरा बताता हूँ। हाँ, दूसरा बताता हूँ, अभी ले लीजिए 29,600 पे, लेकिन 29,500 पे भी आपको और लेना है। हाँ ठीक है, ऐसा मत करिएगा कि फिर नीचे के लिए जगह न रहे, तब ये दोनों जगह लेना है। तब आप 29,450 का स्टॉप लॉस लगाइए और तब 29,700, 29,750 के टारगेट के लिए आपको फिर बैंक निफ्टी, या जिनको बहुत सेफ चलना है 5-1 मिनट देख ले, 29,600 के ऊपर बैंक निफ्टी यहाँ 5 मिनट टिक जाता है तो ये 75-100 पॉइंट से 150 पॉइंट आपको देने को तैयार है, आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बेहतर ये होगा, अगर जिसको सेफ रहना है, जो मेरी राय भी होगी, जो सेफ रहने की, क्योंकि 300 पॉइंट बढ़ा है, तो 29,500 के आसपास खरीदो, या जो एग्रेसिव हैं 29,600 पे भी लें और 29,500 के लिए भी जगह रखें, दोनों जगह लेना है आपको। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 बहुत क्लियर ये दिख रहा है कि 29,500 के नीचे आज इसको क्लोज नहीं देना है। ठीक है, तो क्लोजिंग आपकी सेट हो गई है। क्लोजिंग सेट हो गई तो अब अगर 29,500 के ऊपर आज आप क्लोज दे देते तो आपके लिए रास्ता खुल जाता है वापस से 29,750, 29,800 के आसपास तक का। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ बैंक निफ्टी में मुझे नज़र आ गई। तो बैंक निफ्टी खरीदना है। चलिए ठीक है। तो अगर अभी खरीदना है तो थोड़ा खरीदिए, उसके बाद 29,500 के आसपास जब मिले तो थोड़ा और ऐड कर लीजिए पोजीशंस। उम्मीद नहीं है कि 29,500 के नीचे अब जाएगा। 29,450 वर्स्ट केस में एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, लेकिन जो टारगेट्स हैं वो नोट कीजिए। 29,700 पहला, उसके अलावा 29,750 का ये दूसरा टारगेट देखने को मिला और तेजी और बढ़ गई। 29,607 के लेवल पे इस समय निफ्टी बैंक स्पॉट 29,618 चलेगा। हाँ, वही मैं बोल रहा था। सेकंड वाली स्ट्रेटेजी आपकी मेरे को ज्यादा कुछ दे रही है। मतलब आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। देखो दोनों, देखो 300 पॉइंट ऊपर आप लेते, देखिए कि हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि हमारे मुंह से निकल गया वही अंतिम सत्य है, वही तो मार्केट है। और 300 पॉइंट ऊपर देने में, आज सुबह हमने कॉन्फिडेंटली कॉल दिया ना 9:08 के, जहाँ खुले वहीं ले लीजिए, वो कॉल था। उसके बाद 200 पॉइंट ऊपर के भी टारगेट दिए, दोनों टारगेट हासिल हुए। इसलिए ऊपर के, जितने ऊपर के लेवल पे देंगे उतना रिस्क है, लेकिन रिस्क का तरीका एक ही है कि आप नीचे के लिए जगह रखो। तो और देखिए फिर उस हिसाब से आपका बन जाएगा। जो चीज़ ऑल टाइम हाई लेवल पे इंडेक्स चल रहा हो, एक्सपायरी नज़दीक हो, उसको शॉर्ट करना तो खैर खतरे से खाली होता नहीं है। अब तेज़ी है और तेज़ी में ही आपको खरीदना पड़ेगा। धीरे धीरे करके खरीदिए, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिए और दिन के उच्चतम स्तर पे 29,616 के लेवल पे। हाँ, निफ्टी पे क्या करना चाहिए? 11,400 पार हो गया, काम हो गया आपका। क्यों हो गया? क्योंकि 11,400 के पार होते ही 29 लाख शेयर कॉल्स में जो हैं 11,400 के, ये अब रिस्क पे आए हैं, थोड़े आए हैं, पूरे नहीं है। लेकिन क्या 11,445 में मुझे लेना है आज के लिए निफ्टी? मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि आज के लिए मेरे लिए जगह है 11,460, 11,475 मैक्सिमम। इस रेंज के ऊपर मैं आज नहीं देख रहा। तो 15-20 पॉइंट के लिए अब मैं निफ्टी खरीदूंगा नहीं। अगर खरीदना ही है तो बैंक निफ्टी खरीदूंगा। और रजत, मैं आज सुबह से ये कई बार डिम्पी के साथ शो करके बोल भी चुका हूँ, 7 बजे के बुलेटिन में भी बोला कि देखिए तेज़ी की लीडरशिप बैंक निफ्टी से ही आएगी। आप देखिए 0.5% ऊपर निफ्टी है, 1.25% ऊपर बैंक निफ्टी है। तो अगर तेज़ी करनी है तो बैंक निफ्टी जैसा घोड़ा है ना, तो फिर किसी खच्चर पे क्यों दाव लगाना है? जब घोड़ा है तो घोड़ा ही भागेगा पहले। तो बैंक निफ्टी वही खरीदिए। निफ्टी बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा, यहाँ से 20-25 पॉइंट की जगह है, लेकिन 11,460, 11,475 के लिए मैं नहीं खरीदूंगा अभी।
सिंपल है। तो बिल्कुल कोई रणनीति ना रखें या फिर कोई डिप में बताना ना चाहते डिप में आए 11,400 के आसपास मिले, 11,400 11,425 के आज में तो फिर नहीं, लीजिए। आज तो क्या नहीं, 11,400 आ भी सकता है ऐसे 20-25 पॉइंट, कौन सी बड़ी बात है। 11,400 11,425 की रेंज में आए फिर से ले लीजिए, वहां पे ले लीजिए। इसमें भी क्लियर है कि 11,400 के नीचे बंद नहीं होगा ये, और बैंक निफ्टी भी क्लियर है कि 29,500 के नीचे बंद नहीं होगा। अगर आपको क्लोजिंग अच्छी मिल रही है तो फिर दिक्कत क्या है, ले लीजिए। और है तो रखिए, ऐसा नहीं कि खराब है। अगर मुझे दोनों में से एक लेना है, सिंपल चीज़ है, तो मैं बैंक निफ्टी प्रीफर करूंगा। इनफैक्ट 12:30 बजे भी जो भी जानकर हमारे साथ जुड़ रहे थे उनका टारगेट ही था 11,450 का। उस समय चल रहा था 11,400 के लेवल के आसपास। उन्होंने बोला था खरीद लीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर और तेजी बढ़ती हुई नजर आएगी। सिम्बी भौमिक जी भी जुड़ी थी, उन्होंने बोला था 11,430 के आसपास जाएगा, उसको भी ओवरशूट कर गया। तो अच्छी तेजी बन रही है। नीचे मिल गया निफ्टी तो ठीक, मौजूदा लेवल पे अवॉइड कीजिए, लेकिन खरीदना है तो निफ्टी बैंक, जहां पर सर पर दौड़ लग रही है और जो दिन के उच्चतम स्तर पर इसमें पहुंचा 350 अंकों की तेजी से हमें निफ्टी बैंक पे देखने को मिल रही है। अच्छा राजेश जी, ये निफ्टी बैंक में ही आरबीएल बैंक चल गया आज से 2.5% ऊपर, और दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो दूसरा सबसे ज्यादा तेज स्टॉक है निफ्टी बैंक में, आज 2% ऊपर। आरबीएल बैंक या फिर स्टेट बैंक, कौन सा स्टॉक इन लेवल्स पे खरीदने लायक है? ये देखिए बिल्कुल आरबीएल बैंक तो हम अगर देखें तो ये अनचार्टेड टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है और ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है आरबीएल बैंक में जिस तरीके का मोमेंटम आज के सेशन में देखने को मिला, ये और यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। और इसके जो टारगेट मुझे लगता है 670 से 680 तक के टारगेट हमें इस सीरीज़ में एक्सपायरी के पहले देखने को मिल सकते हैं। तो और आज जिस तरीके का बाइंग देखने को मिला है, मुझे लगता है ये स्टॉक को बिल्कुल बाय करना चाहिए। 646 स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है ऐसे 670 और 680 तक के टारगेट भी आरबीएल बैंक में देखने को मिलेंगे। एसबीआई में देखें तो एसबीआई में अभी एक हर्डल जो बना हुआ है वो 305 के आसपास है। जब तक ये स्टॉक 305 क्रॉस नहीं करता है, थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई प्रेशर बना रहेगा। एक बार ये 305 क्रॉस करेगा तो फिर वापस ये स्टॉक में मुझे लगता है कि वापस एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, जो कि इसको 320 की तरफ लेके जाएगी। सो मुझे लगता है एसबीआई में थोड़ा सप्लाई रहेगा, बट आरबीएल बैंक बिल्कुल क्लियर कट बाय है, यहाँ से बाय करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय आरबीएल बैंक पे। अब आइए एक बिगुल बजाते हैं, और बिगुल है कुणाल जी के लिए बीटीएसटीटी का। बताएं सर। यानी जी खरीदारी की राय है और खरीदना है बजाज फिनसर्व, यानी कि 7,010 रुपए का यहाँ पर मौजूदा भाव फ्यूचर्स में चल रहा है। बाय करें बजाज फिनसर्व। और देखिए जब कभी मार्केट में तेजी बनती है और एनबीएफसीज उसमें कुछ भूमिका निभा रहे होते हैं, तो बजाज ट्विंस जो हैं, ये दोनों काउंटर्स हम देखते हैं कि हमेशा सबसे आगे होते हैं। बजाज फाइनेंस में अभी एक बड़ी तेजी बनी है, बजाज फिनसर्व थोड़ा सा लेट चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा कैचअप यहां होने वाला है। मौजूदा स्तरों पर बजाज फिनसर्व को बाय करें। 6940 6940 पर स्टॉप लॉस रखें। 7090 पहला टारगेट 7,090 रुपए और 7200 7200 दूसरा टारगेट। मौजूदा स्तरों पर बाय करना है बजाज फिनसर्व। चलिए 7200 7200 ये दूसरा टारगेट, पहला बताया 7,090 7090 स्टॉप लॉस 6940। चलिए ये खरीद लीजिए। और इस बीच तैयारी है बिल्कुल यहाँ पर नितिन जी भी आने वाले हैं, तो नितिन जी जैसे आते हैं, नितिन जी से भी हम फटाफट उन्हें जोड़ लेते हैं। और अरे नितिन जी जुड़ चुके हैं, फिर कॉल आने वाली बढ़िया, बिगुल के बगैर थोड़ी आएगी। चलिए बजाइए नितिन जी का स्पेशल बिगुल, नितिन जी ऑप्शन वाले। नितिन जी बताइए। ओ माय गॉड, अनिल जी निफ्टी बैंक का टारगेट निफ्टी बैंक सर जो आप कॉल देने वाले हैं उसका टारगेट लग गया होगा, क्योंकि ये पीछे 5 मिनट में बहुत स्ट्रांग हो गया इंडेक्स। माय गॉड अनिल जी मैं 63 से बोल रहा हूँ, ये कॉल ऑप्शन डिले कर दिया आज आपने। ओह माय गॉड, आपके डिले के चक्कर में मेरा टारगेट अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, मुझे ये बताइए। आपका नहीं कॉल चली गई, ठीक है कोई बात नहीं, मगर ये है कि 11,400 की कॉल आप लोगों ने अपनी कंपनी में 40 रुपए में खूब ली थी, मतलब बहुत एग्रेसिव बाई किया था। फिर अभी 60 के आसपास मैं रिकमेंड कर रहा था, अभी तो 110 हो गई है कॉल। 110 60 का 110 जी 110 हो गई अनिल जी। अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं, अभी हम लोग खूब एग्रेसिव भी वेयर बायर। और नितिन जी आपसे आपका जब तक कॉल आ रहा था तब तक मेरा 2:30 बजे वाला वो बैंक निफ्टी में डिस्कस कर रहा था। आप देखिए 29,600 वाला बैंक निफ्टी हमने 29,750 का टारगेट रखा था, एग्जैक्टली 29,748 है। अभी तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन अभी नितिन जी की कॉल मिस हो गई तो मैं इसकी खुशी भी नहीं मना पा रहा हूँ कि मेरा टारगेट हिट। अच्छा वो 11,400 वाली 60 रुपए की 110 हो गई सर, कहाँ तक होल्ड करनी है वो? 110 तो हो गया, इसके ऊपर भी जाने की क्षमता रखती है क्या निफ्टी की कॉल? नितिन जी आवाज आ रही है आपको?
देखिए अभी तो ये शॉर्ट कवरिंग चालू हुई है और शॉर्ट वाले को पूरी तरीके से ट्रैप किया गया है। ये 11,600 भी हो सकती है 2 दिनों में, तो बहुत तेज मूव आएगी। और ये शॉर्ट कवरिंग है, जिस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है ना, ये सुबह से ही डेटा इंडिकेट कर रहा था कि शॉर्ट कवरिंग आनी है। तो अब हमें स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। जैसे रिलायंस 1362 हो गया अभी, तो रिलायंस 1380-90 हो सकता है। तो अगर आपको 2 दिन के ट्रेड करना है तो फिर रिलायंस में कीजिए, क्योंकि निफ्टी तो मूव कर चुकी है। फिर भी निफ्टी में व्यू पॉजिटिव ही रखेंगे। आप 11,500 की कॉल में ट्रेड करें, क्योंकि मैं मान रहा हूँ 11,550 एक्सपायरी हो सकती है। तो एक्सपायरी का लेवल 11,550 के आसपास निकल के आता है। यहाँ से तो तेजी अभी रिलायंस में कोई फ्रेश कॉल दे रहे हैं आप नितिन जी? देखिए रिलायंस अनिल जी जो सुबह कॉल दी थी उसमें तो प्रॉफिट आ रहा है, बट इसमें भी देर हो गई। 10 रुपए में मैं 1360 की कॉल लेने की सोच रहा था, अभी 15 रुपए आ गई है। तो वैसे व्यू पॉजिटिव रखेंगे। अब स्टॉक्स बहुत तेजी से मूव कर गए हैं, बट हाँ रिलायंस में आप 1360 की कॉल करंट रेट पे भी ले सकते हैं। 15 रुपए का रेट है, 7 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो ये कॉल ऑप्शन आपको 25 से 28 रुपए हो सकती है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे नजर रखें, यहाँ पर भी तेजी जो है वो बढ़ सकती है। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ऑप्शन रणनीति सुझाने के लिए। लेकिन नहीं एक मिनट, शुक्रिया क्या, सुबह वाली अपडेट भी तो है ना, उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। सुबह एक ही था, अभी एक ही ओपन है ना रिलायंस का, आपका 1340 का कॉल ऑप्शन लेने का, 1360 का बेचने का। नितिन जी अनिल जी वो ओपन है और उसमें अभी प्रॉफिट मिल रहा है, बट हमें कैरी करना चाहिए। रिलायंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डेटा जब मैं आज अभी बोल रहा हूँ कि रिलायंस में 1360 की कॉल लें, इसका मतलब काफी स्ट्रॉन्ग डेटा है। तो अभी रिलायंस 1380 तक चली जाएगी, तो ये कॉल ऑप्शन आप कैरी कर लें और थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन नितिन जी ऐसे बिना कॉल दिए जा रहे मजा नहीं आ रहा है इसमें, तो क्या करूं? थोड़ी देर में 10-15 मिनट में फिर से फोन लगाऊं? टारगेट असल में क्या, दोनों कॉल बहुत तेजी से मूव कर गई। निफ्टी के टारगेट अभी हम लोगों ने थोड़ा सा 115 पे प्रॉफिट पे बुक किया। 11,400 की कॉल जो आज 40-40 रुपए में ली थी, तो अब थोड़ा और मौका मिलेगा तो दूंगा। आज तो एक्चुअली हमारा दिन है। देखिए सुबह से राकेश जी, कुणाल जी के भी धमाधम कॉल, जीएमआर वीएमआर सब बढ़े जा रहे हैं। आपने जो बोले सब बढ़ गया। आज बैंक निफ्टी में मेरा तीसरा बाय कॉल था आज सुबह से, और 3 के 3 बाय कॉल तीनों के तीनों हिट हो गए। मतलब 29,750 भी पार कर गया। 29,800 जो इसका अल्टीमेट टारगेट है। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है एक्सट्रीम रेंज का टारगेट भी मिल रहा है आपको, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जिधर भी मिले, लेकिन एक्सट्रीम मूव, ये दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम मूव। तो चलिए नितिन जी कोई दिक्कत नहीं, चूंकि मिस हो गया। अगर आपके अब भी कहीं रडार पर डेटा बनते हुए, अभी भी पौन घंटा पूरे 45 मिनट बाकी है, और मुझे पूरा भरोसा है आपकी काबिलियत पर। अगर आप मन लगाकर मेहनत करेंगे तो 2-4 और कॉल कहीं कहीं निकाल ही लेंगे, चिंता न करें बिल्कुल भी। हमारी फोन लाइन हमेशा खुली हुई है, ठीक है ना रजत जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो नितिन जी थोड़ी देर में आपसे फिर संपर्क करते हैं। तो नितिन जी तब तक शायद कुछ और बेहतर डेटा ढूंढकर आपको बताएं। अच्छा, लेकिन दर्शकों की भारी मांग पे एक बार आप निफ्टी बैंक फिर से रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो टारगेट्स दिए वो तो लग गए और ये अभी तेज हुआ। एचडीएफसी बैंक भी देख लीजिए 7 दिन के उच्चतम स्तर पे है। निफ्टी बैंक ने 30,000 का स्तर छुआ था इस सीरीज में, तो अब ये है कि एक्सपायरी से पहले 30,000 छुएगा क्या? क्योंकि जिस तरीके का मूव है ना, क्या है भाई 30,000 में। अच्छा पहले तो ये देखिए सुबह जो आप बोल रहे हैं ना कि 3 जो टारगेट्स दिए थे वो अचीव हो गए, बोला गया था एग्जैक्टली, पहले दर्शकों को वो सुना था। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, डिम्पी 11,375 पर निफ्टी खुल रहा है, यहाँ पर खरीदा जा सकता है। 11,400 के आसपास 11,395, 11,400 पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 11,390, 11,400 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके पार निकलकर 11,425 भी बन सकता है, तो खरीदना है पहली टिक पर। तो 29,330 पार करने के बाद तो एकदम सेफ है खरीदने के लिए, तो यहाँ से तो और भी बढ़िया है। 29,150 आपका स्टॉप लॉस है, और ऊपर की तरफ 2 टारगेट बनेंगे। टारगेट इंटरेस्टिंग दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। 29,375, 29,475, 2 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में भी खरीदना है, दोनों में करनी है खरीदारी। आपने खुलते ही बैंक निफ्टी खरीदा तो डिम्पी पहला टारगेट 29,375 का था, राइट? 29,374.55 ये आज का हाई है, वहीं पर पहुंचा है पहले टारगेट पर। और 11,395 निफ्टी पर टारगेट था, 11,393.40, यानी कि पहले टारगेट के नज़दीक दोनों ही पहुंचे हैं। पहले टारगेट दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी ने खुलते ही हासिल किए, जहां पर हमने 9:08 पर आपको खुलते ही खरीदारी करने की राय दी। तो अनिल जी 29,375 से लेकर 29,750 का सफर तो तय हो गया आज के 29,800 तक का। अच्छा 29 फाइनल टारगेट, हाँ 29,750, 29,800, हाँ लगभग, हाँ। लेकिन तो भी कितने 400 पॉइंट स्क्रीन पे मिले आज। थोड़ा सा और दिलवाइए, मतलब नहीं हो गया भाई, अब हो गया भाई। एक मिनट, ये लालच बुरी बात। जिसने सुबह निफ्टी खरीदी है, जिसने बैंक निफ्टी खरीदी है, प्लीज़
प्रॉफिट बुक करें। मैं आपको अभी चार्ट दिखा तो देखो, निफ्टी बैंक दिख रहा है आपको, एचडीएफसी बैंक देखो एक बार, ये भी लाइफ है, मतलब हाँ, ये कुछ नहीं, ऐसे नहीं, होगा, स्टॉक्स हैं जो 100%। ड्राइव कर रहे हैं निफ्टी बैंक को। बिल्कुल आईसीआईसी बैंक देख लेते हैं, वो भी दिन के उच्चतम स्तर के करीबी कामकाज कर रहा है, और यस बैंक तो खैर फ्लेवर है ऐसे में मार्केट में, ये भी कहीं ना कहीं दिन के उच्चतम स्तर पे है, तो नहीं खरीद लेना चाहिए। देखिए स्टॉक्स देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स किस तरीके से चल रहे हैं, तो इन लेवल्स पे नहीं खरीदें आप बोल रहे हो 29,700। ना ना ना, सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब ये जो यहाँ खरीद रहा है उसको भी तो कमाने दो भाई, सब कुछ आप ही खरीद पैसा कमाएंगे, जी बिजनेस के दर्शक ही बनाए, 30,000 बाकी दुनिया में कोई ना बनाए। 30,000 का हाई लगा था ना इस सीरीज में, उसके हाँ, हिसाब तो से आएगा, लेकिन थोड़ा ठंडा होने दो, थोड़ा ठंडा। ना ठंडी मार्केट में रिटर्न 29,600 एक वेट, मेरे किसी फोन वोन का वेट ना करें, मेरे किसी कॉल का वेट ना करें, किसी 29,600 स्पॉट पे निफ्टी फिर आए, बैंक निफ्टी फिर आए, तब ले लीजिएगा बस। 29,600, हाँ बस 29,670, 29,600 29,600 बहुत नीचे रह जाएगा। चलो ठीक है, अभी क्या है 150 पॉइंट तो है, 500-600 पॉइंट बढ़ के 150 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए क्या दिक्कत है? किसी इंडेक्स में नहीं तो फिर तेजी वेट सबसे करते ज़्यादा। नहीं तो वेट करते। चलिए ठीक है, तो वेट करें, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समय तो फेवर में नहीं लग रहा, लेकिन तेजी है, जोरदार तेजी। संदीप जी, जो बैंकिंग स्टॉक्स चल पड़े हैं आज, तो पीएसयू बैंक या फिर निजी क्षेत्र के बैंक सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये 30,000 का लेवल आपको टूटता नजर आता है निफ्टी बैंक में? इसी सीरीज में बात कर रहा हूँ सर, ये जो मंथली एक्सपायरी कट रही है इस बार। मेरे हिसाब से टूटना चाहिए, क्योंकि देखिए एक तो शॉर्ट कवरिंग मूव्स भी आएंगे, और जिस तरीके से पिछले 2 दिन में माहौल बना, तो और भी शायद शॉर्ट पोजीशंस बनी होंगी, और जनरली ऐसा लग रहा था कि 11,200-300 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा निफ्टी में, और वैसे ही बैंक निफ्टी में भी, बट ये आउट परफॉर्म कर ही रहा है। और एसबीआई इनफैक्ट बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्टिव लेवल्स पे जब आ चुका था, और वहाँ से आज आउट परफॉर्म किया एसबीआई, पीएनबी। मुझे लगता है कि ये पीएसयू बैंक्स में और भी चाल यहाँ से बनेगी, और जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पहले आगे चल रहे थे, अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में संभाव इवन एचडीएफसी भी अट्रैक्टिव लेवल पे है, और आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये दोनों ही बहुत बढ़िया लगते हैं। बट पीएनबी और एसबीआई, इन दोनों पे मुझे ज़्यादा कन्विक्शन आता है। मुझे लगता है कि बिल्कुल इन स्टॉक्स में बने रहें, और जहाँ पे भी थोड़ा बहुत भी डिप आए, कोई करेक्शन डे होता है, उस दिन बाइंग करें, पैसा बनेगा। चलिए, पीएनबी और स्टेट बैंक, ये दोनों ही पीएसयू क्षेत्र से जो बैंक्स हैं, यहाँ पर एक्शन और तेज बन सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग मूव, 31 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक चल पड़ा, आईसीआईसीआई बैंक उच्चतम स्तर पे, कोटक महिंद्रा बैंक की बारी आ गई। ये सभी इंडेक्स के स्टॉक्स हैं जहां पर निफ्टी पे आज की तेजी में स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन बनता हुआ नजर आया है। राजेश जी, आपके कमेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऊपर के तीन ही बता दीजिए। रिलायंस इंडस्ट्री और एचडीएफसी बैंक दोनों बाय करना चाहिए। जिस तरीके का मोमेंटम देखने को मिला, मुझे लगता है रिलायंस में मुझे लगता है 1400-1420 तक के टारगेट भी एक्सपायरी के पहले देखने को मिल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में तो आउट परफॉर्मेंस हमने देखने को मिला ही है, और जो अभी बैंक निफ्टी में मूव आया उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक का ही रहा है। तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में मुझे यहाँ से जो टारगेट देखने को लगते हैं वो 2360 तक के टारगेट लगते हैं, तो एचडीएफसी बैंक भी बाय किया जा सकता है। 2290 स्टॉप लॉस होगा, 2360 इसका टारगेट होगा। 29,800 के लेवल पे पहुंच गए। पागलपन है कि खरीदारी है यहाँ, मतलब करते चले जाएं, जो है ट्रेंड में वो तो है। आग लगी है, शॉर्ट कवरिंग आग लगी है, आग लगी है। 29,802, 29,804 के लेवल पे बस गिनते चलिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो होल्ड कीजिए, अपने स्टॉप लॉसेस को टेल कर दीजिए। एकमात्र ट्रेडिंग करने का तरीका ये है कि अपने स्टॉप लॉसेस को ऊपर ले आएं, बस। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो बहुत विनम्रता से स्वीकार करता हूँ। कल 2 बार बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, हमारे 50-50 पॉइंट के हुए थे, क्योंकि कल से मैं खरीदने का मन बना रहा था। ठीक है, अब कल समय ने साथ नहीं दिया, 2 स्टॉप लॉस आपके ट्रिगर हो गए, एक शॉर्ट का हुआ, एक लॉन्ग का। लेकिन एक चीज़ पक्की है, बैंक निफ्टी में अगर हमारे कॉल पे आप नुकसान करेंगे तो फिर तो ये इतने 25 सालों का अनुभव ही बेकार है, इतना काम करना। तो जिस दिन आपको मिलेगा ना मौका, आज एक साथ आप देख लीजिए 3 के तीनों कॉल, और 500 पॉइंट आपको स्क्रीन पे मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि 1-2 स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए ना, जैसे नितिन जी हैं, अब नितिन जी एक आध स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, बिल्कुल घबराने का नहीं है उसमें। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी तगड़ी है कि वो आपको अल्टीमेटली पैसा बना के देके जाएगी, वो दिख रहा है। अब देखिए 825, 200 पॉइंट से भी कम रह गए यहाँ पर ऑल टाइम हाई लेवल्स पे पहुंचने में निफ्टी बैंक। और जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक का प्रदर्शन है, बहुत कुशन मिल रहा है आज, उसके कारण बैंक में इस समय बैंक निफ्टी में तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियल स्टॉक्स ही दिखाई दे रहे हैं मेरे को तो अपनी स्क्रीन पे। कुछ और स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर लोअर लेवल्स पे रिकवरी है। बजाज फिनसर्व ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक, येस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन तमाम स्टॉक्स में एक्शन जो है वो तेज़ बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बार निफ्टी के टॉप गेनर्स दिखाइए, वहाँ से क्यों लेने की कोशिश करते हैं, और उसमें है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, 2% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर बनती हुई नजर आई। तो एनबीएफसी और साथ साथ बैंकिंग, ये ड्राइव कर रहा है मार्केट को। आज 11,480 के लेवल पे पहुंचा है निफ्टी। आईबी हाउसिंग पे क्या करना चाहिए राजेश जी?
आई विल हाउसिंग अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन में स्टॉक रहा है और मुझे लगता है जब तक ये स्टॉक को 740 का ब्रेकआउट नहीं होगा थोड़ा और कंसोलिडेशन रहेगा। बट हालांकि अभी करंट लेवल पे जिस तरीके का आज के सेशन में बाइंग देखने को मिला है, मुझे लगता है कि पोजिशनल बेसिस पे अगर किसी को बाय करना है तो कर लेना चाहिए इस लेवल पर भी, क्योंकि जिस तरीके का पिछले कुछ दिनों में हमने इसका ट्रेडिंग पैटर्न देखा है, मुझे लगता है स्टॉक ने एक बेस बनाया है 705 के आसपास। तो यहाँ से स्टॉक में 740 का ब्रेकआउट अवेटेड है और वो ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी आएगी जो कि इसको फिर 780 तक लेके जा सकता है। तो करंट इसको हमको पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना होगा, वो 710 का होगा और फिर 740 पहला टारगेट है। उसके बाद मुझे लगता है 760 से 780 के टारगेट के लिए भी इसको हो सकता है। चलिए एक स्टॉक देखते हैं। अपोलो टायर्स, कोई बहुत बड़ा मूव तो नहीं मिला आज के सत्र में, लेकिन बीते 15 मिनट में कुछ एक्शन, हल्का सा एक्शन तो जरूर आया है। अच्छा खासा एक्शन आया, दिन के उच्चतम स्तर पे यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आया और आधे फीसदी गेंस कल की क्लोजिंग के मुकाबले अभी मिल चुके हैं। इसमें कुणाल जी अवॉइड करें या फिर अपोलो टायर्स पे बेट लगाई जा सकती है शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए पुल बैक जरूर आता हुआ दिख रहा है रजत, और देखिए 2-3 सत्रों से लगातार हम इस काउंटर की पिटाई होते देख रहे हैं, तो आज एक पुल बैक आया है। काफी सारे ऐसे शेयर्स हैं जो निचले स्तरों से आपको बहुत शानदार रिकवरी दिखा रहे हैं, तो उसमें अपोलो टायर्स भी है। मुझे लगता है एक बार वेट एंड वॉच करना चाहिए, इन स्तरों पर खरीदारी की राय नहीं है। जिनके पास पोजीशन है उनको स्टॉप लॉस 212 पर रखना चाहिए, उछाल में 220 तक के भी लेवल आ सकते हैं, उन स्तरों पर निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें। अब कुछ मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स, उसमें वेल्सपन कॉर्प एक स्टॉक है जहां पर एक्शन आज के सत्र में तेज है, और दूसरा है रेपको होम फाइनेंस। यहां पर भी आज के सत्र में, रेपको होम तो खैर आज फाइनेंशियल स्टॉक्स का दिन ही है, यहां पर तो एक्शन तेज है ही। वेल्सपन कॉर्प, कुणाल जी एक बार ये भी चार्ट देख के बताएं सर, 126 127 के जोन्स पे वेल्सपन कॉर्प कैसा नजर आता है आपको? देखिए वेल्सपन कॉर्प का चार्ट देखें तो मुझे लगता है एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। रजत, आपने बहुत अच्छी खोज की है, और जिस तरह का ब्रेकआउट वेल्सपन कॉर्प में है, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, मुझे लगता है 140 तक के लेवल्स आएंगे तो आज इसमें नई खरीदारी भी कर सकते हैं। और जिनके पास पुरानी पोजीशन है उनको तो होल्ड करना ही चाहिए। नई खरीदारी आप करते हैं तो 122 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि 135 140 के लेवल्स आएंगे। 135 पहला टारगेट, 140 दूसरा टारगेट, होल्ड करने की राय। 3 दिन पहले, 3 दिन भी नहीं, 2 दिन पहले, कल और परसों को छोड़ दो तो शुक्रवार को बैंक निफ्टी ने हाईएस्ट क्लोजिंग दी थी 29,832 की स्पॉट लेवल पर। ये लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है 29,832 की। एग्जैक्टली वहीं पर पहुंचा है बैंक निफ्टी आज 29,839 स्पॉट का लेवल। लाइफ टाइम हाई 29,832 है क्लोजिंग बेसिस। हाँ, तो जिन जिन लोगों ने क्लोजिंग बेसिस पे अपनी लॉन्ग पोजीशन ऊपर के भाव पे अगर रह गई किसी के, तो उनकी पोजीशन 20 तारीख को ही थी। हाँ बराबर है, 20 मार्च को, तो वहाँ पर इसलिए हल्की सी वहाँ पर जाकर रुकावट आई। अब जो अगला लेवल है बैंक निफ्टी के लिए वो है 30,000 का, 30,008 का हाई है। ये है 22 तारीख का। 21 तारीख को हमने होली मनाई थी और 22 तारीख को 30,008 का हाई बनाया, वहाँ से करेक्शन हुआ। उस करेक्शन की पूरी भरपाई लगभग करने की तैयारी है बाजार की। ओके, तो बेहतरीन खरीदारी ये है। मेरे को तो सिर्फ बैंकिंग स्टॉक से दिखे, पिछले अगर 15 मिनट का डेटा देखो तो सिर्फ बैंकिंग ही बैंकिंग नजर आएगा। अच्छी तेजी तमाम बैंकिंग स्टॉक्स में बनती हुई नजर आई, लेकिन कुछ और स्टॉक्स बैंकिंग से बाहर बात करते हैं। उसमें वीआईपी इंडस्ट्रीज, एक बार ये स्टॉक दिखाएं और अभी की हरकत क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अच्छी स्ट्रेंथ चढ़ते बाजार में स्टॉक ने दिखाई और दिन के उच्चतम स्तर पे वीआईपी इंडस्ट्रीज पहुंचता हुआ नजर आया। राकेश जी बताएं वीआईपी इंडस्ट्रीज कैसा नजर आ रहा है 467 के जोन पे? देखिए रजत, टेक्निकल रुझान यहाँ पर अच्छा है। इनफैक्ट स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है 464 के ऊपर, एक ब्रेकआउट दिया है। टेक्निकली रजत यहाँ पर 483 484 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। किसी ने लिया हुआ है तो मेरा ऐसा मानना है कि 461 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए 483 के टारगेट के लिए। साथ ही संदीप जी, अभी मार्केट में खरीदना क्या चाहिए सर? यहाँ तो बैंकिंग तो चल पड़ा है, इसके अलावा कोई और सेक्टर, कोई और थीम आइडेंटिफाई की हो आपने क्लाइंट्स के लिए जहाँ पर आप समझते हैं कि अच्छी तेजी बन सकती है? देखिए रूरल थीम चलेगी, मुझे ऐसा लगता है। जो भी रूरल कंजम्पशन वाले स्टॉक्स है, भले वो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल वाले स्टॉक है, वो सब चल रहे हैं। और पेंट्स में भी आज अच्छी चाल, एशियन पेंट्स चल रहा है। तो मैंने एक स्टॉक पहले भी रेकमेंड किया है, काफ़ी बार इनफैक्ट बातचीत कर चुका हूँ, एक्जो नोबेल। इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया लगता है जिन लेवल्स पे ये स्टॉक है, और कल भी एक चाल दिया था और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, दूसरे पेंट स्टॉक्स कर रहे हैं। और पीयर्स के कंपैरिजन में सेम क्वालिटी, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट फिर भी वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, वहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। मुझे एक स्टॉक ग्राइंडवेल नॉर्टन बहुत अच्छा लगता है। हनीवेल ऑटोमेशन मैंने ये स्टॉक रेकमेंड किया। कुछ हम लोगों ने होली पिक्स में रेकमेंड किया है, हिकाल HIKAL बहुत ही बढ़िया लगता है स्टॉक।
टेक सोल्यूशंस है, तो बहुत सारे लिस्ट है इस बार। तो देखिए जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो सस्ते वैल्यूएशंस वाले स्टॉक है उन पे बिल्कुल नजरें बनाए हुए हैं। लिस्ट लंबी है और भी बताया जा सकता है। लिस्ट लंबी है। टेक सोल्यूशन, टेक दिस सोल्यूशन वाली कंपनी ओके 8.5% मजबूत। लेकिन एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, रियल एस्टेट कंपनियां, इन सब शेयरों में तेजी नहीं है, आग लगी हुई है, इतने जबरदस्त भाग रहे हैं। क्यों? ये बताने के लिए हमारे रिसर्च एनालिस्ट आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वजह क्या है आशीष बताइए। अनिल जी, आरबीआई ने लिक्विडिटी सुधारने के लिए आज से फॉरेक्स स्वैप की प्रक्रिया शुरू की है। इससे पहले भी आरबीआई ने ओएमओ के थ्रू लिक्विडिटी सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन जानकार इस प्रक्रिया को काफ़ी सराह रहे हैं। आप इस ट्रांजैक्शन को देखिए, इसमें क्या होगा कि जो बैंक्स हैं वो अपने डॉलर आरबीआई को देंगे और आरबीआई उसके बदले बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रुपया देगा, जिसकी वजह से मार्केट में करीब 35,000 करोड़ की लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का लक्ष्य है आरबीआई का। एक जो स्वैप है इसका टेन्योर करीब 3 साल होगा और ये रोज़ जो विंडो है स्वैप की जो विंडो वो सुबह 9:30 से लेकर 11 बजे तक विंडो खुलेगी। इस स्वैप से दोनों को फ़ायदा होगा। आप देखिए कि बाज़ार में लिक्विडिटी आ जाएगी और दूसरा रिजर्व बैंक के पास डॉलर रिजर्व हो जाएगा। तो ये विन विन सिचुएशन है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अक्रॉस आप देखेंगे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, रियल एस्टेट है, सब में तेजी आज देखने को मिल रही है। लिक्विडिटी कंसर्न्स जो कम होते हुए नजर आ रहे हैं जो बने हुए थे इकॉनमी पे, और ये जो स्वैप विंडो खोली है इस बार आरबीआई ने, ये 3 साल तक के लिए खुली रहेगी और इसका असर ये होगा कि पर्याप्त नकदी जो है बैंकिंग को, जो कि टैक्सेस आउटगो के लिए यहाँ पर होती है, ज़रूरी होती है कंपनियों को देना, तो वो मुहैया करा पाएंगे। तो एक अच्छी खबर थी, ये आ गई थी खबर पहले, लेकिन आज जो तारीख है वो आज से लागू होना था 26 तारीख से। तो एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए तो पैसा ही लाइफलाइन है। पैसा ही लाइफलाइन है जी। पैसा है तो सब कुछ है। पैसा वैसे तो हमारे लिए भी ये फैक्ट है, हाँ है ना रजत? सही है ना? एक पैसा लाइफलाइन और एक मुंबई लोकल मतलब ठीक है थोड़ा पर लाइफलाइन तो है। चलिए विंडो तो खुली है और इसका असर देखिए। अब ये तमाम एनबीएफसी स्टॉक्स आज के सत्र में अच्छे एक्शन में है और खासतौर से बैंकिंग, उसमें भी प्राइवेट सबसे बड़ी बात इनके साथ रियल एस्टेट भी चल गया है। रियल एस्टेट में तो आज डीएलएफ ने कमा, तो डीएलएफ में भी तेजी की वजह समझ ले पहले, या पहले इस पे एक राय ले ली जाए? डीएलएफ समझ लेते हैं। तो डीएलएफ क्यों भागा है? वैसे तो पिछले कई दिनों से मजबूत है, लेकिन आज कुछ खास ही तेजी दिख रही है और ये खास तेजी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है मानसी दवे। मानसी बताइए। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनिल जी। एक ही लाइन में अगर मैं बताऊं डीएलएफ क्यों भागा है, इट्स द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जो इन्होंने वादा किया पूरा कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। सबसे पहले FY19 तक कंपनी ने कर्ज मुक्त होने का एक गाइडेंस दिया था और उसी गाइडेंस को पूरा करने की तैयारी है। आपको पहले बता दूं कंपनी के पास कुल कर्ज कितना है। कुल कर्ज का बोझ 7,224 करोड़ का है कंपनी के ऊपर और इसे अब वो कम करने की कोशिश 3 रास्तों से कर रहे हैं। एक QIP, एक वारंट इश्यू और तीसरा जो इनकी इन्वेंट्री है उसे बेचकर यहाँ पर ये नकदी जुटाने की कोशिश करें और उसी से अपना कर्ज मुक्त करेंगे। सबसे पहले QIP की बात कर लेते हैं। QIP कंपनी का चर्चा में है और इश्यू को अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। फ्लोर प्राइस 193 रुपए रखी गई है और ये भी संभावना जताई जा रही है कि 5% डिस्काउंट भी इस पर मिल सकता है। तो अगर 5% डिस्काउंट मिल जाता है तो 193 से फ्लोर प्राइस जो 183 हो जाएगी। साथ ही 17 करोड़ शेयर जारी कर 3,166 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी योजना बना रही है। तो QIP के जरिए 3,166 करोड़ रुपए कंपनी को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं वारंट इश्यू की। वारंट इश्यू के जरिए प्रमोटर से कंपनी 2,250 करोड़ जुटाने की कोशिश कर रही है। 2,250 करोड़ यहाँ से मिल जाएंगे। और दूसरी बात है इन्वेंट्री बेचकर कंपनी हर तिमाही, इनका ये कहना है कि हर तिमाही 600 करोड़ ये जुटा लेती है। तो 3 चीजें हैं, वारंट इश्यू, इन्वेंट्री बेचकर और साथ ही QIP। तीनों चीजों से कंपनी को करीब 6,016 करोड़ मिल रहे हैं और इसी से कंपनी अपने कर्ज का भुगतान करने जा रही है। अब 7,224 करोड़ जो इनका कर्ज है वहां से 6,016 करोड़ अगर ये भुगतान कर लेगी तो महज 1,200 करोड़ रुपए बचेंगे जो कर्ज भुगतान करने की नकदी है जो उन्हें भरनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि जीरो डेट जल्दी से जल्दी ना हो, लेकिन जो गाइडेंस ये बता रहे हैं इसे ये जल्दी से जल्दी भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के चलते पूरी योजना के तहत अपने कर्ज का बोझ कंपनी हटाने की कोशिश कर रही है और तेजी का रुझान बिल्कुल इसी वजह से बनता हुआ दिख रहा है। रकम रेज कर रही है, कर्ज घटाने पर कंपनी का फोकस ज्यादा है और जिस तरीके से प्लान आउट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स, तो उससे भी आय बहुत स्ट्रॉन्ग DLF को बनती हुई नजर आएगी। DLF, HDIL, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, ये तमाम स्टॉक्स आज। लेकिन इस जब रियल एस्टेट स्टॉक की बात होती है मेरे ख्याल में एक स्टॉक आता है जो DD शर्मा साहब बहुत स्ट्रांगली हर बार रिकमेंड कर जाते हैं और इसकी NAV वो 600 रुपये बताते हैं और स्टॉक 200 से नीचे है।
अजमेरा रियल्टी। अच्छा, अजमेरा रियल्टी ये स्टॉक भी देखिए, हाँ यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी बन रही है। देखिए रियल एस्टेट स्टॉक में बात करते करते जहाँ कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी बढ़िया तेज़ी का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। अजमेरा भी 5%, ये स्टॉक भी अब धीरे धीरे वॉल्यूम और एक्शन में आने लगा। मुझे लगा आपके रडार पे आएगा। आमतौर पर कैश के फेयर वैल्यू फिर से बताया जी, थोड़ी देर तक रडार पर रहेगा। नहीं कितना फेयर वैल्यू बता दिया आपने? फेयर वैल्यू शर्मा साहब के हिसाब से 600 रुपये, 500-600 रुपये होती है। 600 रुपये वो भी क्योंकि उनका सरनेम शर्मा है, वो शर्मा के बोलते हैं कि 200 रुपये के स्टॉक के लिए 600 रुपये की वैल्यू कैसे बोलूं, है उनके हिसाब से उससे भी ज़्यादा है। तो मुझे लगा आप पिछले वो आप आमतौर पर 15-15 मिनट वाले चार्ट देख लेते हो ना। सारे बैंकिंग के आ रहे हैं, तो 15 मिनट वाले चार्ट में ये क्यों नहीं आया? ये भी तो 15 मिनट में बढ़ा है। बैंकिंग से आगे नजर ही नहीं जा रही ना, वो जो लेवल्स पे खड़े हैं इस समय क्लोज हो गए तो अब तक की बेहतरीन क्लोजिंग हो जाएगी। तो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर उनके पास तो अजमेरा रियल्टी है, उनके लिए भी कुछ देखना जरूरी है। जरा बताइए अजमेरा रियल्टी चार्ट्स पर क्या है सीन, राजेश जी? देखिए स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि एक्यूमुलेशन जोन में है। स्टॉक 160 से 205 ये एक रेंज है जिसमें एक्यूमुलेट होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक में एक जिस तरीके का एक्यूमुलेशन देखने को मिला, अगर ये स्टॉक 205 का ब्रेकआउट देता है तो बड़े शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 240-250 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। सो बिल्कुल बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना चाहिए। 160 इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। 205 के ब्रेकआउट के बाद 240-250 के टारगेट देखने को मिलेंगे। यानी कि तेजी जो है वो बढ़ सकती है, बढ़ेगी पक्का। तो ये किसके ऊपर निकलना चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं? 205 रुपये। 205, ओके 205, लेकिन 205 तो बहुत दूर है, 10% है यहाँ से भी। उसके बाद बड़ा मूव है। अच्छा, उसके बाद बड़ा बहुत मूव, बड़ा मूव। ओके। चलिए वो जो स्टॉक्स आप बोल रहे हो 15 मिनट वाले, फटाफट से वो भी देख लेते हैं। रूपा पहला स्टॉक। अब मैं वो कुछ मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स की तरफ आता हूँ कि बाजार तेज है, तो इनमें आप देखिए परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न्स और स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। दिन के स्तर पे खड़ा है रूपा। एक है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वैसे भी पीएसयू बास्केट तो तेज है ही। शिपिंग कॉर्पोरेशन 5%, 5.5% कुल मिलाकर तेज, लेकिन बीते 15 मिनट का एक्शन है 3.5% के आसपास का। तो एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन, जी शिपिंग कॉर्पोरेशन पे नजर रखिए। कुणाल जी एक बार एससीआई का शिपिंग कॉर्पोरेशन का चार्ट दिखाइए, देखिए और बताइए यहाँ से तेजी हो सकता है। और देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात अगर करें, मुझे लगता है कि देखिए रजत एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है। निचले स्तरों से एक बाउंस बना है, 36-35 के आसपास एक सपोर्ट था, वहीं से आज एक मोमेंटम बन रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा रनवे रैली बनेगी इसकी संभावना कम दिखती है। ये काउंटर कई बार पहले भी निराश कर चुका है, तो मेरी राय में इस काउंटर से दूर रहना चाहिए, लेकिन एक काउंटर से दूर नहीं रहना चाहिए और उसके लिए आपको चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजाना पड़ेगा रजत। तो ये है राय राकेश जी कुणाल जी की तरफ से, लेकिन राकेश जी भी रुकना नहीं चाहते हैं। बोले कुणाल जी कुछ बोल रहे थे, मैं भी कुछ बोलूं, तो जब दोनों बोलना चाहते हैं एक साथ तो फिर बचता है बिगुल चार्ट कॉर्नर का। ठीक है, बजा दीजिए। बताएं सर। अनिल जी खरीदारी की राय है एसआरएफ पर, और इस स्टॉक को सबसे पहले अभी तक तो मैं और कुणाल जी पकड़ते आए हैं। एक्सीलेंट टेक्निकल रुझान है, दोबारा से स्टॉक नए हाइस पे आ रहा है और आज के सत्र में देखें तो दोबारा से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर, बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर। यहां पर लगता है जिस तरीके से निफ्टी में एक अपमूव मिला है, बैंक निफ्टी में एक अपमूव बना है, यहां पर भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो यहां पर खरीदारी करें। ओवर टू कुणाल जी। देखिए जिस तरह का यहाँ पर अगर आप देखें फुटप्रिंट है अनिल जी, मुझे लगता है कि इस काउंटर में कोई बड़ी अनाउंसमेंट या बड़ी खबर आने की संभावना दिखती है। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, लगातार ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, एक ब्रेकआउट 2450 के ऊपर आया और लाइफ टाइम हाई पर अब ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, तो इन स्तरों पर एसआरएफ मुझे लगता है बाय करना चाहिए पोजिशनल बेसिस पर। यह बात जरूर है कि ये स्टॉक चला हुआ है, लेकिन और ऊपर के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो टाइट स्टॉप लॉस रखे और 2430 रुपए के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है बाय करना चाहिए। पहला लक्ष्य 2525 का और दूसरा 2550 का होगा, तो 2525, 2550 ये दो टारगेट है। 2430 पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करना है एसआरएफ। ओके, तो एसआरएफ खरीदे, भले आप कितना ही बोले कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया, लेकिन आपकी ये खुशी सिर्फ अगले 20 मिनटों के लिए, क्योंकि कल सुबह जब डिम्पी जी ये शो करेंगे तो वो ये बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, वो हर बार ये मानेंगे कि सिमी जी ने किया है, भले आपने किया हो, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर और डिस्कशन करूं, ओपन ऑफर को मंजूरी मिल चुकी है, माइंडट्री की बोर्ड बैठक खत्म हो चुकी है, वहां से खबर निकल कर आ रही है माइंडट्री का ओपन ऑफर आने की तैयारी है। 5 करोड़ 13 लाख शेयरों का ओपन ऑफर है, क्या बात है, साइज अच्छी है भाई। 5 करोड़ शेयर कम नहीं होता है। हमारी रिसर्च टीम जल्दी से हमें कैलकुलेट करके बताएगी ये कितना प्रतिशत इक्विटी की हिस्सेदारी है जो बायबैक करने जा रही है। भाव बताइए, इंटरेस्ट मेरा भाव में है, ऊपर का ही है सर, आएगा ना ऊपर का 100%। अगर इनको बचानी कंपनी तो अच्छा वाला भाव देना पड़ेगा, ये खाली 1050 वाला भाव नहीं चलेगा,
थोड़ा बड़ा वाला भाव होना चाहिए जो देख के मुंह में पानी आ रहा है, शेयर होल्डर्स को भी लगेगा कि हमारी कंपनी की वर्थ वैल्यू क्या है, ताकि एलएनटी को भी जब पैसा देना हो तो। और 14 मई को एलएनटी का ओपन ऑफर शुरू होगा, ये क्या बात है, दो ओपन ऑफर एक साथ, ये ओपन ऑफर। अच्छा, उसने अनाउंस किया तो उसने भी अनाउंस कर दिया, दोनों ने। क्या बात है, ये तो गजब भाव है। तो बता दो भाई। हेलो, ओहो, एक चीज़ समझ लीजिए, जब दो दावेदार स्वयंवर होता है ना, तो मतलब वो दुल्हन उसी को मिलती है जो सबसे ज़्यादा सुटेबल और योग्य हो। और यहाँ पर देखिए स्वयंवर हो रहा है माइंड ट्री का, तो माइंड ट्री के लिए दावेदार एलएनटी भी और माइंड ट्री का एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट भी रखना चाहता है, तो माइंड ट्री के शेयर होल्डर के लिए अच्छी खबर है, ये स्टॉक चलना चाहिए। सबसे पहले आप जी बिजनेस पर ये देख रहे हैं पूरा का पूरा एनालिसिस, पूरी की पूरी खबर। सबसे पहले आप कुणाल जी जल्दी से ये बताइए इसके लिए बड़े लेवल क्या है, ये स्टॉक कभी भी भाग जाए, कुछ कर जाए, हो सकता है तो जल्दी। 16.4 करोड़ की तो इक्विटी है, 70 करोड़ की, 16.5 करोड़ की शेयर की, और उसमें से 5 करोड़ 1/3 इक्विटी का ओपन ऑफर है। माय गुडनेस। एक मिनट पहले मैं नितिन जी से माफ़ कीजिएगा, कुणाल जी से पहले मुझे लेवल ले लेने दीजिए, क्योंकि मुझे ये ऐसा लग रहा है फिर ये कहीं वो बहुत तेजी से भागने जाए। 760 का कॉल ऑप्शन सीधा बाय कर लेना चाहिए। 960 का 960 का कॉल ऑप्शन कितने में मिल रहा है राजीव जी? 7 रुपये 85 पैसे, 7 रुपये 85 पैसे। 960 का कॉल ऑप्शन 7 रुपये 85 पैसे, राउंड फिगर में 8 रुपये में चल रहा है। स्टॉप लॉस टारगेट, स्टॉप लॉस रखना ही नहीं, अगर इसमें अच्छा मूव आएगा तो मुझे लगता है 20 से 25 रुपए में तो इजीली बिक जाएगा। 20 से 25, 980 रुपये के भाव पे। जल्दी से एक बार फटाफट इसके चार्ट देख कर बताइए, कुणाल जी बताइए जल्दी से। देखिए अनिल जी, पहला लेवल ही 980 है, 980 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो 980 पहला लेवल है। 980 पार होते ही इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आ जाएगा, और फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर 1000 रुपए के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे। तो 980 और 1000 ये दो लेवल्स हैं, नीचे 940 के नीचे तक नहीं जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, और ऊपर 980 तक मुझे लगता है कि माइंट्री को जाना चाहिए। ओके, यहाँ पर मैं आपको फटाफट से जल्दी से बताऊंगा कि किस भाव में आ सकता है, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस बीच 960, तो सबसे पहले हमने 948 से बताना शुरू किया और 960 का दाम आ चुका है। तो ये है आपके लिए माइंड ट्री पर राय। इसमें तब तक और कोई खास खबरें आ रही है, एक बार जरा जल्दी से नज़र डाल दें। नहीं, 27 मई को ही बंद होगा ये एलएनटी का ओपन ऑफर, और 980 का वो जो है प्राइस वही वाला ओपन ऑफर है जो 27 मई को बंद होने जा रहा है एलएनटी का। लेकिन इंपॉर्टेंट ये जो ओपन ऑफर माइंड ट्री लेकर आई है, ये कौन से भाव पर लेकर आई है, क्योंकि मतलब 5.13 करोड़ जो शेयर हैं, 5 करोड़ 13 लाख शेयर, वो इक्विटी का लगभग 30-31% के आसपास बैठता है। तो एक अच्छा खासा कॉर्पस जो है वो माइंड ट्री चाहती है कि उनके हाथ लग जाए, कि जिससे वो इस कंपनी को बचा पाएंगे। वो एलएनटी को नहीं देना चाहते प्रमोटर्स। तो माइंड ट्री फिलहाल 950। नहीं, फिर इसमें तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर एलएनटी का ऑफर सिर्फ 980 रुपये का है, फिर तो ये आकर्षक नहीं है। नहीं, अभी तो एलएनटी की ओर से स्टेटमेंट आएगी ना कि वो बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते। पहले माइंड ट्री का प्राइस तो पता लगेगा माइंड ट्री की। वो ठीक है, लेकिन पहला ऑफर ये इतना आकर्षक नहीं है। अगर एलएनटी 5 करोड़ शेयर, देखिए 16 करोड़ में से 5 करोड़ शेयर चाहिए, 1/3 करीबन 30% के आसपास मान लो, 30 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, राइट। 30% स्टेक आपको खाली 25-30 रुपये प्रीमियम पे चाहिए, कौन देगा है? ऐसा थोड़ी होता है। स्ट्रेटेजिक प्रीमियम आपको, स्ट्रेटेजिक आपको लेना है वो कंट्रोल। ये तो ओपन, इसी मैं क्लियर 2-3 चीज़ें समझ लीजिए। सिर्फ एलएनटी का ऑफर आकर्षक नहीं है। नहीं है 980, नहीं बिल्कुल नहीं। 980 बिल्कुल आकर्षक नहीं है। अब माइंड ट्री क्या 1200, 1150, 1100 देता है क्या, वो पता नहीं। तो जब तक माइंड ट्री के ओपन ऑफर की प्राइस ना आ जाए तब तक अब इसमें तेज़ी नहीं होगी, ये भी समझना जरूरी, क्योंकि 980 की प्राइस कम है, और 980 की प्राइस कम है इसीलिए शायद स्टॉक 940-50 की रेंज में काफ़ी वक्त आज सुबह से बिता रहा है। तो ये प्राइस कम है, 980 की प्राइस ज़्यादा नहीं है। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, तो आपको प्राइस ज़्यादा चाहिए। अगर 980 में एलएनटी को नहीं मिलेगा माइंड ट्री। अच्छा, दोनों का भाव 980। चलिए, हमारे रिसर्च टीम और हमारे जो प्रोड्यूसर है विकास वो बता रहे हैं कि दोनों का भाव 980 बेच दीजिए। अगर आपके पास माइंड ट्री है बेच दीजिए। अब जब तक नया ना आ जाए इसमें डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट प्राइस में है, 955 रुपये की प्राइस में आ चुका है ये डेवलपमेंट। क्योंकि अगर 955 रुपये का ही 980 का ही भाव है तो फिर 955, 940, 950 के ऊपर इसका भाव बनता नहीं है। शॉर्ट कर दीजिए, फिर बेच दीजिए कोई। अगर दोनों को 980 का भाव ही दिखता है तो फिर क्यों बढ़ना चाहिए? करेक्ट। तो टेंडर करने वाले को कुछ खास है ना, कोई फायदा है नहीं। अगर यही भाव, अच्छा दोनों ही एक ही भाव बता रहे हैं दोनों को, या तो फिर आप आपस में प्यार मोहब्बत से कर लीजिए शादी, वही
कि हम 980 में, हमारे हिसाब से भी वैल्यू 980, आपके हिसाब से भी 900। भाई अगर एलएनटी को एग्रेसिव टेक ओवर करना है, हॉस्टाइल टेक ओवर करना है, तो 980 में कैसे कर सकते हैं? और अगर माइंट्री का मैनेजमेंट भी यही सोचता है कि हमारे शेयर का बायबैक 980 पे ही होना चाहिए, यही सही वैल्यूशन है, तो फिर तो ऊपर बढ़ने का कोई रीज़न नहीं है। ये स्टॉक नीचे आ जाएगा, आप देख लीजिए। लेकिन अभी इस पर और क्लैरिफिकेशन आनी बाकी है। एलएनटी का जो ओपन ऑफर है उसका साइज़ 980 रुपये प्रति शेयर के आसपास वो खरीदना चाहते हैं, और वो भी ये चाहते हैं कि 15 करोड़ के आसपास के शेयर्स जो हैं उनको मिल जाए, 15 करोड़ शेयर्स। माइंट्री की ओर से भी क्लैरिफिकेशन आनी बाकी है, देखते हैं अभी इसके ऊपर और क्या डेवलपमेंट्स निकल के आती है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर मुनाफा वसूली आपके बोलती होनी शुरू होगी, 940 के लेवल पर इसने काम काज हो गई। वो तो देखिए सिंपल चीज़ है, वो तो क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए तो ठीक है, अभी थोड़ा और क्लैरिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर ट्रेड सेटअप बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन 942 के लेवल पे ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली माइंट्री पे, क्योंकि बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफर इससे में नहीं नज़र आ रहा है। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर अभी एक्शन जो है वो बनता हुआ नजर आया है, उसमें आईटी स्टॉक्स की बात चलिए तो उसमें HCL टेक, इस स्टॉक में भी आज निचले स्तरों से कुछ खरीदारी इसको 1.5% के आसपास के रिटर्न्स दिला रही है। मूव स्ट्रांग है आज के मार्केट पे, तेजी वाली मार्केट है, उस पर मूव बन गया। लेकिन राजेश जी कंफर्टेबल होंगे HCL टेक में पैसा लगाने में? वन वे ट्रैक पे चला जाए। हाँ, स्टॉक हालांकि मूव आया इसमें पॉजिटिव, बट इसमें मल्टीपल सप्लाई जोन है 1040 के आसपास। जब तक ये स्टॉक वो लेवल क्रॉस नहीं करेगा, मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि पिछले 5-7 दिन से वहीं से इसमें हर बार सप्लाई प्रेशर बना है। तो 1040 क्रॉस करे फिर इसमें बिल्कुल बाय किया जा सकता है। लोअर साइड पर जरूर इसमें जो सपोर्ट बन के आ रहा है पिछले 7-8 दिन से, स्टॉक एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। 1010, 1040 ये एक रेंज है हो गई है स्टॉक की। तो 1040 का ब्रेकआउट आता है तो बिल्कुल इसमें अच्छा मूव बनेगा, और फिर मुझे लगता है कि इसके जो ऊपर के टारगेट आएंगे वो 1070, 1080 तक के आएंगे। तो अभी थोड़ा वेट करें, 1040 के ब्रेकआउट के बाद बाय करें। चलिए, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जो बैन सूची में हैं, क्या वो रहेंगे कल के सत्र में बैन लिस्ट में, या फिर एग्जिट कर जाएंगे? और कौन सा नया स्टॉक आएगा बैन लिस्ट में, ये बताने के लिए देवांशी मौजूद है। देवांशी के पास अभी जाएंगे। देवांशी 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा माहौल जो है फिर से बदल गया है। 29,918 अगर इन लेवल से बंद हो गया तो अब तक की रिकॉर्ड क्लोजिंग निफ्टी बैंक की बनती हुई नजर आएगी। कहा था मौका ही नहीं मिलेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा, तेजी वाली मार्केट है, कोई इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे एक्सपायरी नजदीक है, तो आप कैसे छोड़ सकते हैं? 29,928 के लेवल पर गजब गजब। 28,000 माफ किया 29,832 20 तारीख की हाईएस्ट क्लोजिंग है, उसके पार क्लोजिंग होने की तैयारी है। माय गुडनेस। लेकिन एक चीज कहना पड़ेगा रजत, आखिरी 1 घंटे में आपका कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी को लेकर मेरे से कहीं ज्यादा था। स्क्रीन पे कोई और कहीं ज्यादा था, मतलब बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे। कभी कई बार वो होता है, मैं कई बाजार के जैसे फंड मैनेजर्स होते हैं उनसे मिलता हूँ, तो वो बोलते हैं कि कई बार स्टॉक्स में हमने बहुत स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई गई, सही समय पे हमने खरीद लिए। लेकिन सही समय पे खरीदने में कभी कभी ये भी हो जाता है कि आप जल्दी भी निकल जाते हैं, पूरी ऊपर की तेजी नहीं ले पाते हैं। तो शायद आज मेरे साथ वैसे ही था कि जब खुलते खरीदे तो मेरे को मुझे लगा 500-600 पॉइंट बहुत हो गए, 400-500 पॉइंट, लेकिन ये तो 650 पॉइंट। माय गुडनेस। मैं सवाल भी ये पूछा था, अगर 30,000 ब्रेक हो गया तो उसके बाद कोई लेवल भी है जिसको निफ्टी बैंक पे आप पकड़ सकते हैं? 30,000 का लेवल मेरे हिसाब से कल आना चाहिए था, तो इट्स ऑलमोस्ट डन। अब कल और आज 29,930 और 30,000 में क्या फ़र्क है? ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं। वंडरफुल, क्या मूव है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कि आज सुबह से हम लगातार चिल्ला कह रहे थे सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी खरीदिए, सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी। आखिरी 1 घंटे में भी मैं यही कह रहा था कि बैंक निफ्टी में जो पैसे बनेंगे निफ्टी में नहीं बनेंगे, क्योंकि पैसे तो आपके पास लिमिटेड है, सब कुछ तो ले नहीं सकते हैं। तो जिसने बैंक निफ्टी लिया, मुझे लगता है कि उनकी कल की शिकायतें सारी दूर हो गई होगी। छोटी मोटी जो भी शिकायतें, एक आध दिन होता है, कभी कभी हमारे दिन भी ख़राब नहीं होते हैं, कभी हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, हम जानते हैं ये चीज़ होगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कॉल देना बंद कर दें। अगर हम कल के 2 स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से आज नहीं देते तो 3 बढ़िया कॉल हाथ से निकल जाते हैं। तो मैं तो घबराता नहीं हूँ, हो जाता तो हो जाता है। लेकिन हाँ, हमें कई बार ये मार्केट है, ज़रूरी नहीं कि मार्केट में हमेशा डेटा और मार्केट आपके एनालिसिस के हिसाब से ही मूव करे। ये तो ऊपर नीचे हो गई, हमेशा होता है, लेकिन अल्टीमेटली आप अपनी जो थ्योरी है उस पर फिक्स रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आइए बैन से बेनिफिट देवांशी से जान लेते हैं, अब कौन से स्टॉक्स हैं जो बैन में से निकलने को तैयार है या आने को तैयार है। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आज सबसे पहले तो जेट एयरवेज फिर से ये बैन में आ जाएगा। 129% तक की मार्केट वाइड पोजीशन बन चुकी है, तो एक ये स्टॉक है। इसके अलावा वॉकआउट फार्मा, क्योंकि 106% के करीब यहाँ पे मार्केट वाइड पोजीशन है, ये भी आ जाएगा बैन में। DHFL यहाँ पे भी 103% पोजीशन बन चुकी है।
ये भी बैंड में आ जाएगा। और जेन इरिगेशन इंडिया सीमेंट शायद आ सकता है क्योंकि 96% पे पोजीशन, अगर पोजीशन हल्की सी भी कटती है तो बैंड में नहीं आएंगे। ओके, तो आने में कौन कौन से आप बता रहे हो? एक तो जेन इरिगेशन आ सकता है। जेन इरिगेशन इंडिया सीमेंट 100% नहीं है क्योंकि 96% है, अगर पोजीशन कटती है तो नहीं भी आ सकते, लेकिन जेट एयरवेज, वॉकहार्ट फार्मा और DHFL तो ये 95 के ऊपर आता है ना जी। तो 95 के ऊपर जेन इरिगेशन और इंडिया सीमेंट डाउट में है। डाउट में एक मिनट रुकिए, आप रुकिए कहीं जाइए मत। हाँ, एक मिनट। इंडिया सीमेंट जेन इरिगेशन में किसी की पोजीशन है तो क्या करना है, जल्दी से बता दीजिए। बैन में आ भी सकता, नहीं भी आए, संभावना ज़्यादा है कि नहीं आएगा? हाँ, इंडिया सीमेंट होल्ड करना चाहिए। जिस तरीके का बाइंग एक्शन है, मुझे लगता है इंडिया सीमेंट में अगर बैन में आ भी जाता है तो मुझे लगता है मोमेंटम इससे पॉजिटिव ही बनेगा, तो होल्ड करना चाहिए इंडिया सीमेंट। जेन इरिगेशन में निकल जाना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है और स्टॉक में एज सच कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा एक्शन बाइंग। नहीं तो शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग। आप तो खाली लॉन्ग वालों को एडवाइस करते हो, ऐसा तो कुछ नहीं ना, आप शॉर्ट वालों को भी करते हो ना एडवाइस। बिल्कुल। हाँ, तो उनको भी कर दो। जेन इरिगेशन में शॉर्ट किया जा सकता है और इसका स्टॉप लॉस होगा 60 रुपीज़ का। 58.20 पे ट्रेड कर रहा है अभी, 58.40 पे फ्यूचर है, तो 60 रुपीज़ के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक वापस गिरेगा, यहाँ से 55 रुपये तक के टारगेट वापस आएंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, 3 जो देवांशी कौन से पक्के तौर पे आएंगे वो बताओ? वॉकहार्ट फार्मा और DHFL। वोखार्ड और DHFL और वोखार्ड, ये बैन में आ ही जाएंगे। और जेट एयरवेज। और जेट एयरवेज 3। हाँ, जेट तो खाली आज इसीलिए आया था बाहर वापस अंदर जाने के लिए। तो जरा एक तो जेट एयरवेज पे पहले बताओ आप कुणाल जी, और फिर वोखार्ड पे चार्ट तैयार करो आप राकेश जी, और DHFL पे करो राजेश जी। तीनों लोग काम पे लग जाएं। मैं संदीप जी को आराम दे रहा हूँ, वो संदीप जी हमारे धोनी की तरफ बड़े सीनियर प्लेयर है, कैप्टन कूल है। तो तब तक आप तीनों बताइए जरा जेट एयरवेज पहले। आप कुणाल जी तैयार हैं? अनिल जी देखिए, जेट एयरवेज में एक रेजिस्टेंस दिखाई देती है चार्ट पर 280 की, 278 पर प्रिसाइसली वो रेजिस्टेंस है और 264 का भाव हो गया और अब ये बैन में जाने वाला है। तो मुझे लगता है जिन्होंने खरीदा है 2 दिनों में पिछले और जो मुनाफे में है, मुझे लगता है कि एक बार के लिए मुनाफा मानना चाहिए। हो सकता है बैन में जाने के बाद कुछ समय के लिए इसमें सुस्ती आ जाए, तो ये 280 जब तक पार ना करे अब नई खरीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो 280 के ऊपर ही खरीदना। ये आपने फ्यूचर बताया, करेक्ट? फ्यूचर के लेवल जिनकी पोजीशन है उनको क्या करना है, तेजी की पोजीशन है उनको क्या करना है, मंदी की है उनको क्या, नई पोजीशन का छोड़ दो, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनको क्या करना है कुणाल जी जेट एयरवेज में? देखिए 2 विकल्प हैं यहाँ पर, या तो मुनाफा बांध दीजिए अगर मुनाफा आपसे पचाया नहीं जा रहा है, और अगर मुनाफा ज्यादा नहीं है, आपने लास्ट में खरीदा है, तो एक स्टॉप लॉस 250 का जरूर रखें। 250 के नीचे जाएगा तो कमजोर हो जाएगा। 250 के स्टॉप लॉस से 278 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए। ओके, परफेक्ट है। अब आइए दूसरा कौन सा था जेट के अलावा? DHFL और वोखार्ड। वोखार्ड बताना है राकेश जी आपको, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों वाले लोगों को सजेस्ट कीजिए क्या करना है। अनिल जी काट देना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज यहाँ पॉजिटिव है, किसी ने लॉन्ग कर रखा है तो 415 एक सपोर्ट है और आज का लो 417 के अराउंड है। बट टेक्निकली यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि किसी तरह का फ्रेश लॉन्ग, फ्रेश शॉर्ट या एग्जिस्टिंग लॉन्ग या एग्जिस्टिंग शॉर्ट को कैरी किया जाए। यहाँ से टोटल एग्जिट करना चाहिए। टोटल एग्जिट, लॉन्ग भी शॉर्ट भी रखो ही मत वो खाट को। सर DHFL अगर किसी का पोजीशन है और लॉन्ग साइड का पोजीशन है तो उसको स्टॉप लॉस अब 132 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। और जिस तरीके का आज बाइंग दिखा है, मुझे लगता है स्टॉक में एक अपमूव आना चाहिए। तो 132 रुपए का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें और इसको कैरी, मतलब अगर बैन में भी रहता है तो भी मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। बराबर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्योंकि अभी 2 दिन पहले जो खराब खबर आई थी, क्रिसिल ने इनके बॉन्ड को डाउनग्रेड किया था और लिक्विडिटी की चिंताएं बताई थी, उसके बावजूद गिरा नहीं। इसका मतलब ताकत है। बुरी खबर पर स्टॉक ना गिरे, वही ताकत है। और वो भी ऐसा स्टॉक जो धक्का देते ही गिर जाए, मतलब थोड़ा सा जोर से घूरो तो उसके नीचे आ जाए, वैसा वाला हाल है इनका। तो उसके बावजूद अगर ताकत से खड़े हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि स्टॉक ऊपर बढ़ने को है तैयार। इस पर रखिएगा नजर। देवांशी, कोई बाहर निकलेगा बैन से? स्टॉक नहीं अभी है, एक भी नहीं? जी नहीं। अरे बस, चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बैन से बेनिफिट बताने के लिए। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो बैन में जाने को तैयार हैं, क्योंकि पोजीशंस बन रही है उस हिसाब से, दमदार पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। हाँ, आखिरी 15 मिनटों का एक्शन। रजत क्या ढूंढा है? पेज इंडस्ट्रीज ढूंढा है सर। वो पहले वो जो बात हुई थी, एक रूपा चला था, पेज इंडस्ट्रीज भी चल गया। यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी हो रही है और दिन के उच्चतम स्तर पे 25,000 के लेवल। गर्मी में बिक्री बढ़ जाती है? बढ़ी जाती होगी वैसे। बढ़ जाती है, हाँ, सीरियस तौर पे बढ़ जाती है, बात तो सही है। लेकिन पेज इंडस्ट्रीज दिन के उच्चतम स्तर पे 1000 पॉइंट्स मिल गया आज स्टॉक में। राकेश जी बताएं, 24,900 के लेवल पे क्या करना चाहिए पेज इंडस्ट्रीज पे? देखिए रजत, पेज इंडस्ट्रीज ने बिल्कुल भी, एक तो जो 2-3 दिन की मंदी थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा,
और आज इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो जिसने ले रखा है वो ऑलरेडी होल्ड करे, और जो बाय करना चाहता है रजत वो बाय करे। यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, 24,350 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और टेक्निकली मुझे लगता है यहाँ पर 25,890 26,000 के लेवल्स रजत यहाँ देखने को मिलेंगे। और रजत, एक दूसरा, जिस तरीके से आप स्टॉक स्कैन कर रहे हो, आपकी स्कैनिंग पे GMR नहीं आ रहा है। काफ़ी समय बाद स्टॉक इतना बड़ा है, और रजत 19 रुपये 50 पैसे के अराउंड कैश में ट्रेड कर रहा है। मुझे तो लगता है ये 20 रुपये 50 पैसे 21 रुपये रजत ये कल तक जाने का पोटेंशियल रखता है। तो हमने आज सुबह रिकमेंड किया था, और मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ मुनाफा नहीं बांधना चाहिए, अपवर्ड टारगेट्स को रिवाइज करना चाहिए। 20 रुपये 50 पैसे से लेकर 21 रुपये के भाव देखने को मिलेंगे। तो रजत एक फैंटास्टिक कैंडिडेट है, जो अनदर 10% FNO का काउंटर, जो मुझे लगता है 1 से 2 दिन में बढ़ने का पोटेंशियल रखता है। हमने तो प्रोमो बना के रखा हुआ है। बंसल जी ऐसा नहीं है, बंसल जी रजत जी इंतजार कर रहे थे। आज सुबह रजत जी की शो पे किसी ने रिकमेंड किया था, और रजत जी उसी का इंतजार कर रहे थे कि उसकी कंफर्मेशन आ जाए। हमने प्रोमो बना तो के उसके रखा है बाद आपसे बात करें। आइए जरा, किसने रिकमेंड किया था, किस प्राइस पर किया था, आप भी देख लीजिए बंसल जी जरा। खरीदारी की राय GMR, जिसमें कि एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। ₹40 के GMR इंफ्रा को खरीदने आए हैं। पहला टारगेट होगा 19 रुपीज, दूसरा टारगेट 19 रुपये 50 पैसे, और इन दोनों टारगेट अभी देखिए 10 की कमाई में GMR क्या प्राइस में बताया आपने, क्या प्राइस हो गई है? माय गॉड, 10% ऊपर है GMR। 45,000 का इसका लॉट साइज है। अगर 1 रुपए की पूरी कैलकुलेशन करें तो पूरे आप आधा लखा हो जाएंगे। अगर 10-15 पैसे थोड़े कम हो गए तो आप आधे ऐसा लखा हो जाएंगे। तब इस फॉर्मूला से तो मुझे ऐसा लगा कि जो अगर 1 लाख रुपए बन जाए तो डिम्पी जी बोलेंगे आप डबल अदलखा हो जाएंगे। रखेंगे आपको अदलखा ही, वो लखा नहीं करेंगे, है ना। तो बंसल जी आपसे कोई मिलता जुलता है, ऐसा लग रहा है आपसे, आप जैसे कोई आदमी था ये जिसने रिकमेंड किया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी, हम जैसा ही आदमी था, मैं और कुणाल जी थे। अनिल जी आपकी नहीं वो टू कुणाल जी। अनिल जी, कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? कुणाल जी बताइए। अनिल जी देखिए, मैं कुछ कहना नहीं, मैं कुछ पूछना चाहता हूं आपसे जी। और ये है कि भाई देखिए, एक मुश्किल सवाल है, आपने आज बहुत सारे सवाल किए हैं। अब आपके लिए एक मुश्किल सवाल ये है कि 30,400 बैंक निफ्टी कब तक आएगा, ये आपको बताना। एक्सपायरी के पहले। अरे 500-600 पॉइंट कौन सी एक्सपायरी अनिल जी, कौन सी? यही प्रॉब्लम है, बस यही फंस गया, एक्चुअली यही फंस गया। बाकी एक्सपायरी के पहले मुझे लगा कि आगे बढ़ जाएंगे, इसी एक्सपायरी के पहले, परसों के पहले। चलिए, तो यहाँ तेजी तो बन रही है, और ये बस एक्चुअली मैं बताऊं, जो कुणाल जी पूछ रहे हैं ना, उस बात में एक दम है। दम क्या है मैं बता देता हूं आपको। अब प्रॉब्लम ये रजत की 30,000 पार करने के बाद है ना, 400 पॉइंट आने में टाइम नहीं लगेगा। इसको जो टाइम लगाना है ना, 30,000 को पार करने में ही लगाना है। और उसका रीज़न ये कि 30,000 के कॉल ऑप्शन में 9 लाख शेयर खुले हुए हैं अभी, ठीक है। और ये आखिरी रुकावट है। ये वैसी रुकावट है जो 28,500 पे मिली थी, वहाँ से 400 पॉइंट 28,900 मिले। ये वही इसी रुकावट जो 29,100 के पार होने के बाद 29,400 पहुँचे थे। ये वही तरीका है जो 29,500 पार होने के बाद 29,900 तक कमा है। सेम 30,000 पार होने के बाद 30,400 आपको मिलेगा। तो 30,008 ये लाइफ टाइम हाई है जो आपने बनाया था 22 मार्च को। ये लाइफ टाइम हाई आप पार करके 5 मिनट टिक जाए 30,008 के आसपास। इंतज़ार बिल्कुल मत करिएगा कि मैं और कुणाल जी शो पे हैं या नहीं हैं। जैसे 5-10 मिनट ये टिक जाए, आपको पूरा भरोसा हो जाए कि हाँ 30,000 पार कर लिया हमने, मतलब पूरे विश्वास भरोसे के साथ खरीद लीजिए। 300-400 पॉइंट आपको तुरंत मिल जाएंगे, और इस 300-400 पॉइंट मिलने की तैयारी शायद एक्सपायरी तक ही हो जाए। कुणाल जी ठीक है ये? जी बहुत बढ़िया है। मैं एक चीज़ और आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो हाईएस्ट एवर क्लोज है ये, तो टेक्निकली स्पीकिंग तो देखिए हम इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आप एक लेवल का वेट कर रहे हैं ब्रेकआउट का, लेकिन अगर आप चार्ट पर देखें, यानी कि अगर मैं स्पॉट के चार्ट भी देखता हूं जो आप देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आज हाईएस्ट एवर क्लोज बैंक निफ्टी में आ रहा है, और ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। तो इसके मुझे लगता है कि अभी भी खरीद लेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी आपसे इल्तिजा है कि 30,400 का लक्ष्य जो है उसको थोड़ा जल्दी ले आएँ। अनिल जी, एक डेटा पॉइंट और शेयर कर। बताइए सर। 30,000 का कॉल में अगर आज का लो देखें तो 18 रुपये था।
30,000 का कॉल ऑप्शन 18 और अभी चल रहा है 172 रुपए। तो क्या पेन है वो 9 लाख जो शेयर खड़े हैं उनके ऊपर, क्या पेन है? तो उनको उनके तो दिल का दर्द, तो वो तो काटना ही पड़ेगा। 10 गुना नुकसान में 18 रुपए कमाने के चक्कर में 180 लग रहे हैं, है ना? 180 का भाव हो गया। ये है हाल, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिखाइए, क्योंकि जो तेजी बन रही है, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है इसमें। दिन के उच्चतम स्तर पे है, मूव बहुत पॉजिटिव, 3.5% का रिटर्न एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में 304 305 के जोन्स पे आके कामकाज कर रहे हैं। सारे जेट एयरवेज के पैसे बच गए ना डूबने से, बड़ा फायदा है। क्यों 1500 करोड़ रुपए देने हैं अभी तो। हाँ नहीं, 1500 करोड़ तो देने की बात हो गई, आज आ रहे हैं उनके पैसे, ये भी आ रहे हैं। देखो ऐसा है कि कांटा निकालने के लिए कांटे का इस्तेमाल होता है। आप ये सोचोगे कि कांटा निकालना है बिना किसी तीखे के निकालने, तो वैसा हो नहीं सकता। तो ये बिल्कुल सबसे बढ़िया और सरप्राइजिंग मूव जो आज आया है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आया है। दिन के हाई पॉइंट पर 325 पर जाकर बंद हो रहा है। जिस प्राइस पे ऐलान किया उससे ऊपर 300 रुपये की फ्लोर प्राइस रखी थी इन्होंने ऑफर फॉर सेल के लिए। तेजी के बाजार का सबसे बढ़िया फायदा अगर किसी को मिला, आईसीआईसीआई प्रू, बैंक नहीं, आईसीआईसीआई प्रू, ये ऑफर फॉर सेल कल रिटेल के लिए खुलेगा। अब तो रिटेल के मजे हो गए। तो जैन साहब जरा बताइए, कल रिटेल इन्वेस्टर्स को आईसीआईसीआई प्रू के ऑफर फॉर सेल में पैसा लगाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल लगाना चाहिए। इनफैक्ट हमने तो रेकमेंड किया, और आज इनफैक्ट एचएनआईज लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल 316-17 था जब इनफैक्ट जब एक्शन आया था, और मार्केट उसके बाद बहुत तेज हुआ, तो साथ में तेज हुआ, एचडीएफसी लाइफ भी तेज हुआ है और अच्छा खासा करेक्टेड है। तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कहीं अटक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और प्रॉफिट हो रहा हो पार्टिसिपेट करके तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आजकल बहुत सारी ऐसी आ रही है। तो हम तो जनरली डोंट ट्रेड, डोंट इन्वेस्ट, ओनली पार्टिसिपेट, यू विल मेक मनी इन द मार्केट्स, यही हमारा नारा, और मेरे हिसाब से वही होगा इसमें भी। क्या बात है। 29,832 था पिछला सबसे बेहतर क्लोजिंग लेवल निफ्टी बैंक का, और अब इस समय अगर क्लोज कर गया तो 29,940 के लेवल पे क्लोज, नया हाई बनी गया है, लगभग 100 पॉइंट ऊपर जो पिछले क्लोजिंग लेवल से उससे ऊपर की क्लोजिंग है। तो बहुत बेहतर। आज जो सारा ही कंट्रीब्यूशन रिलायंस ले गया वो निफ्टी बैंक ले गया, निफ्टी बैंक में जोरदार ऊपर की क्लोजिंग है। तो बहुत बेहतर। आज जो सारा ही कंट्रीब्यूशन रिलायंस ले गया वो निफ्टी बैंक ले गया, निफ्टी बैंक में जोरदार रिटर्न्स मिले। तमाम निफ्टी बैंक के जो स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छी रफ्तार बनती हुई नजर आई, और साथ ही साथ 140 अंक बढ़कर निफ्टी पे क्लोजिंग हो रही है 11,500 के लेवल के पास। तो दोनों ही क्लोजिंग बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन। और बैंक निफ्टी ने क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है। निफ्टी भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के नज़दीक पहुंचकर बंद होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी के जो क्लोजिंग है ऑल टाइम हाई तो नहीं बोलूँगा, अभी की जो तेजी बनी उसमें 11,532 की है। तो 11,532 की क्लोजिंग से लगभग 30-40 पॉइंट नीचे ये क्लोज हो रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी तो गजब रॉकेट हो गया है। इस शो में बार बार हमने बोला, एग्जैक्टली बोला क्या था आपको, बीते 1 घंटे में बार बार निफ्टी बैंक का जिक्र हुआ है। फटाफट से वो देखिए आप। बैंक निफ्टी यहाँ से भी तेज दौड़ लगाने को तैयार है। अच्छा, 29,600 जैसे ही पार करेगा 100 पॉइंट आपको और मिल जाएंगे। तो 29,600 के ऊपर थोड़ी सी देर इसे टिकता है, तो अब इसका टारगेट 29,750 का बनता है। 2:30 बजे वाला वो बैंक निफ्टी में डिस्कस कर रहा था, आप देखिए 29,600 वाला बैंक निफ्टी हमने 29,750 का टारगेट रखा था, एग्जैक्टली 29,748। चलिए, तो आज तो दिन ऐसा था जो कभी कभी कमी होता है, ऐसा है रजत की। कल सुबह जब बाजार खुलने वाला होगा ना, तो सबको आपकी स्ट्रैटेजी चाहिए कि आप करेंगे, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कि 30,008 जो हाईएस्ट लेवल है वो सुबह टिक पाएगा अगर अंतरराष्ट्रीय स्क्यूज पॉजिटिव मिल गए। गैप अप बोलते हैं ना, गैप अप संभव देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, तो बाजार बंद होने के बाद क्या एक्शन है, एक बार हमारे एक्सपर्ट से विदा लें, उससे पहले उनको बता दें, सोशल मीडिया पर अमीरी दिखाना और टैक्स में चोरी करना ये अब महंगा पड़ेगा। हाँ, इंटरेस्टिंग। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स विभाग आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नजर रखेगा, और उन लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली जो खर्चा तो खूब करते हैं लेकिन अपनी इनकम दिखाते हैं कम। क्या है पूरा मामला, शाम को 6 बजे जरूर देखेगा। आपकी खबर, आपका फायदा में टैक्स चोरी पर फुल स्टॉप। ठीक है, रात को 8 बजे सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है। कांग्रेस के कुनबे में कलह से कोहराम, दिल्ली से मुंबई तक पार्टी में घमासान, अंदरूनी फूट से कांग्रेस में बिखराव, बागी सेना लेकर राहुल जीतेंगे चुनाव। यह सवाल, क्वेश्चन मार्क है। कांग्रेस, कलह और कंफ्यूजन, शाहरुख खान वाला 3 कह है। कांग्रेस, कलह और कंफ्यूजन। देश की बात में रात 8 बजे एकदम सही टाइम है, 7:56 वाला। तो जरूर देखिएगा आज रात 8 बजे देश की बात। विदा लेंगे आप सभी से,
बहुत बहुत शुक्रिया ऐतिहासिक सेशन में हमारा साथ देने के लिए कुणाल जी, राकेश जी हमेशा की तरह, और जैन साहब भर भर के आपने खरीदा हुआ है, पैसे कम पड़ रहे हैं, स्टॉक्स ज़्यादा हैं आपके पास। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में आज वक्त बिताने के लिए। फाइनल क्लोजिंग 11,483 निफ्टी पर 129 पॉइंट की मजबूती के साथ, और निफ्टी सिर्फ राउंड फिगर में 600 पॉइंट बढ़ा है, 600 600 अंक, 29,882। ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का, ये ऐतिहासिक अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है क्लोजिंग के लिहाज से। इससे ऊपर कभी बंद नहीं हुआ, अब तक का हाईएस्ट है। 38,233, 424 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ है सेंसेक्स आज। शानदार क्लोजिंग, तो ये है बेहतरीन क्लोजिंग। हमारे मार्केट के हाल तो बहुत ही बढ़िया, चुस्ती ही चुस्ती है, दौड़ लगा रहे हैं तेज, और मृत्युंजय के मार्केट है ढीले ढाले, पता नहीं सुस्ती उड़ी है या नहीं, उड़ी कि नहीं? बिल्कुल सुस्ती और बढ़ गई है, बढ़ गई है। मैं आपको सुबह ही बोला छुट्टी ले लो आज आप नहीं भी होते तो क्या फर्क पड़ता? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कमोडिटी वाले पैसे इक्विटी में लगाते हैं पैसा? लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। तो फिर अभी थोड़े दिन इधर भेज दो हमारे, इसलिए तो आज उधर बढ़ गया तो उधर चले गए, इधर बेच कर उधर चले गए, और इधर इसलिए आज बुलियन मार्केट नीचे आ गया। ओके। और जैसे जैसे शेयर की तेजी बढ़ती गई, गोल्ड की गिरावट बढ़ती गई। अच्छा, जो सोने का लेवल है ना, निफ्टी बैंक का लेवल भी वही आ रहा है धीरे धीरे। हाँ एग्जैक्टली, थोड़ा रोकेंगे निफ्टी बैंक को ताकि सोने का भाव 30,000 के आसपास आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल।